कासल में वापस आके रोलैंड को और भी अच्छा लगा। अचानक एक फ्लाइंग मैसेंजर खिड़की पर आया। नाइटिंगेल ने उसे पकड़ा, अंदर लाई और थोड़े ग्रेन्स खिलाए। रोलैंड ने हिल का सीक्रेट लेटर पढ़ना शुरू किया। अचानक उसका एक्सप्रेशन बदल गया और वो गुस्से में खड़ा हो गया। इसने हिम्मत कैसे की? रोलैंड ने गुर्राते हुए लेटर को टाइटली पकड़ा। उसने नाइटिंगेल को तुरंत सबको गैदर करने को बोला। मीटिंग हॉल में रोलैंड ने लेटर का कंटेंट एक्सप्लेन किया। ब्रायन ने जोर से कहा, योर मैजेस्टी, हमें किंगडम ऑफ डॉन को लेसन सिखाना चाहिए। इस बार उन्होंने ईस्टर्न टेरिटोरीज में डिस्टर्बेंस किया। अगली बार क्या करेंगे कौन जानता है? शायद बॉर्डर क्रॉस करके हम पर इन्वेड भी कर दें। बारोफ ने उसे काम करने की कोशिश की। कोई ग्रे कासल पर इन्वेड नहीं कर सकता। अगर कर सकते तो पहली बार में फर्स्ट आर्मी की क्या जरूरत थी? ब्रायन को रियलाइज हुआ कि शायद उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। बारोफ ने सजेस्ट किया कि डिप्लोमेसी से इशू सॉल्व हो सकता है। हीटेड डिस्कशन सुनते हुए एंड्रिया खोई खोई सी लग रही थी। रोलैंड ने हाथ बजाए, सबको ब्रेक लेने और कुछ खाना पीना खाने को कहा डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले। जब सब स्नैक्स और केओस ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे, स्क्रॉल ने दिन के मीटिंग नोट्स रोलैंड को हैंड ओवर किए। हिल के लेटर में 3 चीजें मेंशन थीं। पहली, ईस्टर्न टेरिटोरीज में डिसरप्ट और इन्वेड करने का प्लान। दूसरी, हर्मीस और चर्च में इंस्टेबिलिटी। और आखिरी, ऑटो को ऑलरेडी कैद कर दिया गया था। 3 दिन से ये मैटर्स डिस्कस हो रहे थे और सब ईस्टर्न टेरिटरीज और चर्च को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने पर अग्री थे। बस डिसएग्रीमेंट था कि किंगडम ऑफ डॉन के खिलाफ कब रिटेलिएट करना है। रोलैंड ने अपना फोरहेड रब किया, टेबल पर किसी को देखते हुए। उसने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी थी मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मिनिमम कॉस्ट पर, लेकिन इसके लिए सही इंसान के आने का वेट करना पड़ेगा। शाम तक जब वो अपने ऑफिस वापस आया, एंड्रिया वहां थी। उसने रोलैंड को ग्रीट किया और ये देख के रोलैंड ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। फाइनली वो आ गई, उसने मन में सोचा। नाइटिंगेल भी वहां अपीयर हुई, एंड्रिया को एक पीस ड्राइड फिश देते हुए। लेकिन एंड्रिया ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगी। रोलैंड को ऑलरेडी पता था कि वो क्या डिस्कस करना चाहती थी। बात थी एंड्रिया के बचपन के दोस्त ऑटो को बचाने की। उसने गहरी सांस ली और धीरे से सर हिलाया। एंड्रिया मीटिंग का हिस्सा थी। अब एमपीएन को सबमिशन में लाने के लिए कम से कम 3000 सोल्जर्स चाहिए थे। हर्मेस पर अटैक करने वाली फोर्सेस को मिलाकर ये टोटल 5000 के आसपास होता, जो फर्स्ट आर्मी की 80% स्ट्रेंथ थी। रोलैंड ने फिर लॉजिस्टिक्स का जिक्र किया, सप्लाई कॉस्ट्स और कार्ड्स और मैन पावर की जरूरत के बारे में। जब वो ये बताने वाला था कि इससे नेवरविंटर को कितना कॉस्ट होगा, नाइटिंगेल ने अपने मिस्ट में उसे धीरे से पिंच किया और विस्पर किया, सिर्फ रोलैंड के सुनने के लिए, इसे प्रेशर मत दो, सीधा बोल दो। एंड्रिया ने रोलैंड को कंफ्यूज देखा, सोचती हुई कि वो अचानक क्यों रुक गया। उसने 2 बार खांसा और बोला कि ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे जानना था कि 3 बड़े फैमिलीज कितना आगे तक जाने को तैयार हैं। ये क्लियर था कि आनपियन 3 फैमिलीज से अलग हो चुका था और डिवाइन वॉर के नजदीक आने के साथ रोलैंड अपने पड़ोसी नेशन पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता था, जो उन्हें रिस्क में डाल सकता था। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो करंट रॉयल फैमिली को रिप्लेस करे, और एंड्रिया एक परफेक्ट कैंडिडेट थी। रोलैंड ने उम्मीद की कि वो डॉन की नई क्वीन बनेगी। एंड्रिया ने जल्दी से कहा कि वो नेवरविंटर नहीं छोड़ना चाहती। रोलैंड थोड़ा सरप्राइज लगा, लेकिन उसने अपने होंठ काटते हुए फाइनली एडमिट किया कि उसे थ्रोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रोलैंड ने अपना टी कप उठाया और पूछा कि उसके फादर का क्या। उसने बताया कि दूसरे 2 फैमिलीज को भी इस पावर शिफ्ट से कुछ न कुछ फायदा होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एंड्रिया ने जल्दी से कहा कि उसे लगता है उसके फादर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर रोलैंड ने सेटिस्फैक्शन में सर हिलाया और उसे एश्योर किया कि ऑटो ज्यादा देर तक इम्प्रिजेंट नहीं रहेगा। एंड्रिया के जाने के बाद नाइटिंगेल डेस्क पर बैठकर मुस्कुराई और रिमार्क किया कि उसे पहले लगा था कि रोलैंड खुद डॉन का किंग बनने का प्लान कर रहा था। उसने याद किया कि रोलैंड ने पहले एंड्रिया को क्वीन के रूप में सपोर्ट करने का प्लान मेंशन किया था, और अब रियलाइज हुआ कि वो मजाक नहीं कर रहा था। जल्दी ही दरवाजे पर नॉक हुई और रोलैंड के सरप्राइज के लिए ये इजाबेला थी। उसने एगेथा से सुना था कि हर्मेस कोलैप्स हो चुका है। रोलैंड ने फिर जो सुना था उसके साथ शेयर किया। अचानक उसने इजाबेला को देखा और पूछा कि क्या वो चर्च के लिए अपील करने आई है। उसने जल्दी से सिर हिलाकर मना किया, बताते हुए कि वो चर्च के पास स्टोर्ड लाखों बजक पिल्स के डिस्कवर होने की चिंता में थी, जो रोलैंड के अपकमिंग प्लान्स पर असर डाल सकता था। रोलैंड को पता चला कि ये पिल्स हर्मेस प्लेटो के हिडन वेयरहाउसेस में फैले हुए थे। लोकेशंस इतने छुपे हुए थे कि इजाबेला भी उन्हें एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकती थी। उसने उम्मीद की कि रोलैंड उस पर ट्रस्ट करेगा और उसे फर्स्ट आर्मी के साथ जाने देगा। थोड़ी देर सोचने के बाद रोलैंड ने उसे फर्स्ट आर्मी के साथ जाने की परमिशन दी, लेकिन वार्निंग दिया कि वो कॉम्बैट में इन्वॉल्व न हो। उसका काम सिर्फ पिल्स को ढूंढना और डिस्ट्रॉय करना था। इजाबेला ने रोलैंड को पिल्स रखने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ हिलाकर इलैबोरेट करने से मना किया, बोलता हुआ कि ये होने वाला नहीं है और उसके लिए एक और टास्क था। ओल्ड होली सिटी में काफी रिलीजियस रिट्रीट्स थे,
और वो चाहता था कि इजाबेला वहां अभी भी रह रहे ऑर्फन्स और विमेन को फ्री करे और उन्हें वेस्टर्न रीजन में वापस लाए। इजाबेला ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सोचने लगी कि रोलैंड ये क्यों करना चाहता है। कुछ सेकंड्स बाद इजाबेला ने टास्क एक्सेप्ट कर लिया। रोलैंड को उसने याद दिलाया कि हर्मीज के ऑर्डर मेंटेन करने की एबिलिटी खत्म होने के साथ रिलीजियस रिट्रीट्स जमीन पर जहन्नुम बन सकते हैं। वो उम्मीद करता था कि वो उन लोगों को बचा सके, अगर अभी भी मुमकिन हो। दूसरी तरफ ईडिथ ने अपना कोट उतारा जब उसका भाई कोल क्यूरियसली पूछा कि वो इतनी देर से क्यों वापस आई। उसने बताया कि आज बहुत सारा काम था। टेबल पर उसके लिए डिनर ऑलरेडी तैयार था। नेवरविंटर के डिलीशियस खाने ने उसकी दिन की थकान को दूर कर दिया। थोड़ी देर बाद कोल ने पूछा कि पिछले कुछ दिनों से वो मीटिंग्स में क्यों नहीं बोल रही थी, जबकि उसे रोलैंड के उठाए टॉपिक्स के बारे में काफी नॉलेज था। ईडिथ ने कोल को स्माइल के साथ देखा और बोला कि ये एक सीक्रेट है, अगर वो जानना चाहता है तो उसे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। कोल ने मुश्किल से निकला, लेकिन जल्दी ही पीछे हट गया। क्लियरली वो फिर से वही ड्रेस पहनना नहीं चाहता था। उसकी एक्सप्रेशन देखकर ईडिथ हंसी और डिसाइड किया कि आज का डिनर ही कीमत होगा। ईडिथ ने ऑलरेडी गेस कर लिया था कि रोलैंड एंड्रिया को किंगडम ऑफ डॉन के इश्यू को सॉल्व करने का शॉर्टकट चुनेगा। उसने ऑब्जर्व किया था कि पिछले 3 दिनों में मीटिंग के दौरान रोलैंड ने एंड्रिया को 27 बार देखा था। कोल उसकी बहन की इतनी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन पर सरप्राइज था। उसने कुछ अपने सांस के नीचे मटर किया, एक अजीब सी लुक के साथ। ईडिथ ने गुस्से से पूछा, क्या कहा? कोल ने जल्दी से हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर उसने मेंशन किया कि उसने देखा था कि ईडिथ मीटिंग के बाद एंड्रिया के पास गई थी और पूछा कि अगर उसका गेस गलत हुआ तो। पता चला ईडिथ ने एंड्रिया के कान में विस्पर किया था, हिज मैजेस्टी बहुत ही बेनेवोलेंट किंग है और उन्होंने सर ऑटो से पहले भी मिला है। अगर तुम उनसे पूछोगी वो शायद ऑटो को बचाने के लिए अग्री कर लेंगे। ईडिथ के लिए ये एक कैजुअल रिमार्क था। अगर उसका गेस सही हुआ तो ये हिज मैजेस्टी की हेल्प करेगा, अगर गलत हुआ तो कौन एक दूसरे किंगडम के मेयर नोबल के बारे में केयर करेगा। अगले दिन मीटिंग हमेशा की तरह चली, मिनिस्टर्स इंटेंसली डिबेट करते हुए और अलग अलग ओपिनियंस देते हुए। कई दिनों की खामोशी के बाद रोलैंड ने शांति के लिए आवाज दी और अपना डिसीजन अनाउंस किया। उसने डिक्लेयर किया कि नेवरविंटर की फोर्सेस 2 ग्रुप्स में स्प्लिट होंगी। एक ग्रुप कोल्डविंड रिज से हर्मिस प्लेटो में एंटर करेगा, जबकि दूसरा ईस्टर्न टेरिटरीज से होते हुए सीधा किंगडम के बॉर्डर तक जाएगा। वो लेट समर या अर्ली ऑटम तक डॉन लाइट सिटी पर कन्वर्ज करेंगे, किंगडम ऑफ डॉन पर वेस्ट और साउथ से अटैक करते हुए। जैसे ही रोलैंड ने यह डिक्री इशू किया, रूम में सन्नाटा छा गया। सबने एक साथ ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लिए, यहाँ तक कि बारोव, जो पहले कॉशियस था और डिप्लोमेसी से इशू सॉल्व करना चाहता था, उसके भी कोई ऑब्जेक्शंस नहीं रहे। ईडिथ ने राहत की सांस ली, रियलाइज करते हुए कि उसने सही बेट लगाया था। पूरा वेस्टर्न रीजन एकदम से एक्टिविटी का हब बन गया। इसी बीच लॉर्का ने अपने गोल्ड कॉइन्स टेबल पर डाल दिए। उसने गिनती शुरू की और देखा कि सिर्फ 21 गोल्ड कॉइन्स बचे थे। उसने फ्राउन किया, समझते हुए कि बस आधे महीने में उसने अपनी टोटल सेविंग्स का 3/4 खर्च कर दिया था। उसने कई डेलिकेसीज पर खर्चा किया था, लेकिन सबसे बड़ा कल्प्रिट था एवलिन का टैवर्न। उसने धीमे से कहा कि यहाँ तक कि एक गैंग ऑफ रॉबर्स भी इतनी एफिशिएंसी से उसके पैसे नहीं ले सकते थे। आखिर में वो फ्रस्ट्रेटेड होकर टेबल पर झुक गई। उसके कान लटक गए, लेकिन उसे पता था कि ये एवलिन का फॉल्ट नहीं था। उसने हर दिन वहां पीने का चॉइस किया था और अपनी डिजायर्स के आगे हार गई, एक ड्रिंक के बाद दूसरा। और भले ही एवलिन ने उसे रोकने की कोशिश की, बोलते हुए कि वो ज्यादा पी रही है, ड्रिंक्स इतने डिलिशियस थे कि रेजिस्ट करना मुश्किल था। अपने तरीके बदलने का डिटर्मिनेशन लेके उसने अपने कम होते कॉइन्स को देखा और मन बना लिया। उसी दोपहर फॉरेस्ट में जाके उसने कपड़े उतारे और अपने वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। उसे ये क्लियर नहीं था कि वो कहाँ जाना चाहती थी, बस स्ट्रेट लाइन में दौड़ने का फैसला किया ताकि उसका माइंड क्लियर हो। अचानक उसने देखा कि कुछ उसकी तरफ डाइव कर रहा था। उसने जल्दी से डॉज किया और एक टेरिफाइंग बीस्ट स्नो में क्रैश हो गया। वो क्रीचर स्नो से बाहर आया। उसे क्यूरियसली देखते हुए उसने एक कूइंग साउंड किया जो ऑडली फेमिलियर लगा। मेसी? लॉर्का ने ऑटोमेटिकली मेसी का नाम बुलाया। मेसी ने एक्साइटेड होके आंखें बड़ी करके कहा, एक टॉकिंग वुल्फ। एक और आवाज ऊपर से आई और ये थी लाइटनिंग, जो क्यूरियसली लॉर्का को देखते हुए पूछी कि उसे मेसी के बारे में कैसे पता। लॉर्का ने वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताते हुए कि उसे मेसी के बारे में ऐश और एंड्रिया के थ्रू पता था। मेसी भी वापस ह्यूमन फॉर्म में आई और याद किया कि उसने लॉर्का को पहले शिप पर देखा था। लाइटनिंग थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हुए अपने आप को पॉइंट करके पूछी कि क्या ऐश ने उसका जिक्र नहीं किया। उसने खुद को रीइंट्रोड्यूस किया, प्राउडली क्लेम करते हुए कि वो वेस्टर्न रीजन की ग्रेटेस्ट एक्सप्लोरर है। फिर उसने खुद को करेक्ट किया और कहा, एक्चुअली पूरे ग्रे कासल में। मेसी और लाइटनिंग दोनों ने नोटिस किया कि लॉर्का ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। मेसी क्यूरियस होके पूछी कि वो नंगी क्यों थी। फिर उसने लॉर्का के 2 बड़े संतरों पर एक नजर डाली और अपने से कंपेयर करते हुए पूछा, क्या तुमने ये भी चेंज किया? लॉर्का का चेहरा तुरंत लाल हो गया और लाइटनिंग ने मेसी के सिर पर प्लेफुली चॉप मारा।
एक्सप्लेन करते हुए कि ये उनके विच एबिलिटीज का डिफरेंस था। जब लॉर्का ने कपड़े पहन लिए, उसने पूछा कि उन्होंने उस पर अटैक क्यों किया। लाइटनिंग थोड़ी एम्बैरेस्ड होके एडमिट किया कि उन्होंने उसे एक म्यूटेटेड स्नो वुल्फ समझ लिया था। उसने बताया कि उनका काम था डिमोनिक बीस्ट्स को क्लियर करना और एरिया को मॉनिटर करना, और भी चीजें जैसे बर्ड नेस्ट्स रेड करना, हनीकोम्स गैदर करना और खाना कुक करना। मेजी ने चिल्लाकर यह कहा, लेकिन क्लियरली ये सब उनके एक्चुअल जॉब का हिस्सा नहीं था। लॉर्का को समझ आया कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लाइटनिंग ने फिर पूछा कि वो यहाँ क्यों आई, वार्निंग देते हुए कि ये एरिया सिर्फ डिमोनिक बीस्ट से ही नहीं बल्कि और भी टेरिफाइंग क्रीचर्स से इन्फेस्टेड है। लेकिन दोनों तब सरप्राइज्ड हुई जब लॉर्का ने डीमंस के बारे में पता किया। लॉर्का ने बताया कि उसने रूमर्स सुने थे कि एक अबैंडन्ड सिटी में डीमंस अपीयर हो रहे हैं और वो उनका हंट करने आई थी। लाइटनिंग ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की और पूछा कि लॉर्का ने ये बात कहाँ सुनी। तब लॉर्का को लाइटनिंग से पता चला कि जिस सिटी की वो बात कर रही थी वो बात 400 साल पहले की थी। लाइटनिंग ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बताया कि उनका मिशन था एरिया को पेट्रोल करना ताकि डीमंस ज्यादा नजदीक ना आए। वो अभी भी उस सिटी से, जिसका लॉर्का ने जिक्र किया, कई दिन दूर थे। उसने फिर रीजन का हिस्ट्री एक्सप्लेन किया। जहां वो थे, वो जगह पहले फर्टाइल प्लेन्स के नाम से जानी जाती थी, जो 4 किंगडम्स को कंबाइन करने से भी बड़ी थी। इससे लॉर्का थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हुई। अगर यहाँ डीमंस नहीं थे तो उसने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। लेकिन लाइटनिंग ने उसकी करेज की तारीफ की, बोलते हुए कि सिर्फ कुछ रूमर्स के वर्ड्स पर जर्नी शुरू कर देना एक एक्सीलेंट एक्सप्लोरर का पोटेंशियल दिखाता है। उसने लॉर्का को अपनी एक्सप्लोरेशन टीम ज्वाइन करने का इनवाइट दिया और मेसी ने उसे साथ में वाइल्ड एनिमल्स रोस्ट करने का ऑफर किया। लॉर्का ने सिर हिलाकर मना कर दिया। दोनों लड़कियों को, खासकर मेजी को देखते हुए, जो अपने टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन के बावजूद क्लियरली एक बच्चे का माइंड रखती थी, लॉर्का को बच्चों की देखभाल करने का मन नहीं था। जब लॉर्का जाने वाली थी, लाइटनिंग ने उसे आवाज दी, ऑफर करते हुए कि अगर वो उनकी टीम ज्वाइन करती है तो वो उसे तकीरा के रूइंस तक ले जाएगी। लॉर्का के कान ये सुनकर खड़े हो गए। लाइटनिंग ने शो ऑफ करते हुए कहा कि पिछले 400 सालों में सिर्फ उसने और मेसी ने तकीरा की सिटी वॉल्स एक्सप्लोर की थी, और उसने बताया कि उसने पहले डीमन से फाइट की थी, जिसमें एक बहुत पावरफुल हाई रैंक डीमन भी शामिल था। इस वजह से लॉर्का जल्दी ही कन्विंस्ड हो गई। रात होने तक वो मेजी की पीठ पर बैठी थी। जब मेजी नीचे उतरी, लॉर्का स्नो में शेक करती हुई उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंची, जो तकीरा नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन टीम का सीक्रेट बेस था। ये एक सिंपल सी कैबिन थी, ट्री स्टम्प से बनी हुई। अंदर लाइटनिंग ने एक फ्रॉग लेग और मीट को वुडन स्क्यूअर पर रखा, बताते हुए कि तकीरा तक पहुंचना 2 दिन और लगेगा और वो यहाँ रात गुजारेंगे। उसने लॉर्का से अपना कुकिंग ट्राई करने को कहा। लॉर्का ने क्यूरियसली इधर उधर देखा। पता चला कि बेस एक हॉलोड आउट ट्री स्टम्प के अंदर थी, जिसमें ब्रांचेस और लीव्स गैप्स को फिल करके नेचुरल रूफ बनाए गए थे। डोर और विंडो ओपनिंग्स को मेसी ने कार्व किया था और उन्होंने ऐसी कई रेस्टिंग स्पॉट्स पूरे एरिया में ढूंढ रखी थी। लॉर्का को अब समझ आया कि ये दोनों उसके इनिशियली सोचने से कहीं ज्यादा केपेबल थीं। जल्दी ही एक टेम्पटिंग अरोमा हवा में फैली और लाइटनिंग ने उसे एक स्क्यूअर पर रोस्टेड मीट दिया। लॉर्का ने स्क्यूअर लिया, एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया, फिर धीरे से उसे मुंह तक ले गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने कहा, ये तो डिलिशियस है। मेसी अपने काम पर प्राउड होते हुए बोली कि उसने ये जायंट फ्रॉग स्नोई माउंटेन्स के आइसी स्प्रिंग्स में खुद कैच किया था। लॉर्का एक मोमेंट के लिए शॉक हो गई। लाइटनिंग ने जल्दी से उसे रीअश्योर किया, डोंट वरी, एक एक्सप्लोरर का काम है अननोन को डिस्कवर करना, और इसमें न्यू और यूनिक फूड्स ट्राई करना भी शामिल है। ये रियलाइज करने पर कि ये फ्रॉग मीट था, लॉर्का थोड़ी हेजिटेंट हुई, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा था कि उसे कोई परवाह नहीं रही। उसने सोचा, नो मैटर, ये बस बहुत ही डिलिशियस है। काफी देर तक बातें करने के बाद तीनों ने अच्छी नींद ली और अगले दिन फिर से निकल पड़े। जल्दी ही वो अबैंडन्ड सिटी तक पहुंच गए। ऊपर से रूइंस और टूटी हुई दीवारें दिखीं और लॉर्का ने जल्दी से कैलकुलेट किया कि ये जगह आयरन सैंड सिटी से कम 5 या 6 गुना बड़ी थी। सराउंडिंग विलेजेस को शामिल करे तो शायद एक टाइम पर यहाँ 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन रही होगी। इतनी बड़ी सिटी बनाने वाला किंगडम फिर भी डीमन से हार गया, यही लॉर्का सोच रही थी। लाइटनिंग ने बताया, लॉर्का को रिमाइंड करते हुए कि शायद उसे यहाँ का हिस्ट्री ऑलरेडी पता है। ये विच किंगडम का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, जो आखिर में डीमंस के सामने फेल हो गया। सुनसान लैंड को देखते हुए उसे अचानक रोलैंड की बोली हुई बात याद आई। डिवाइन वॉर कोई 2 ट्राइब्स के बीच छोटा सा झगड़ा नहीं था, बल्कि एक फुल स्केल वॉर थी जो डिसाइड करती थी कि कौन सी सिविलाइजेशन सर्वाइव करेगी। पहले उसे ये बात थोड़ा गुस्सा दिलाती थी, लेकिन अब वो समझने लगी। जल्दी ही उसे ये भी पता चला कि अगर डीमंस नेवरविंटर पर अटैक करते तो शायद वो वेस्ट से स्ट्राइक करेंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। लॉर्का कंफ्यूज थी, तो मेसी ने एक्सप्लेन किया कि अंदर का रेड मिस्ट विचेस के लिए बहुत डेंजरस है, लेकिन डीमंस के लिए क्रूशल। लाइटनिंग ने फॉलो किया, बोलते हुए कि आज का क्लियर वेदर स्काई को ब्लू दिखाता है, लेकिन रेनी डेज पर वो होराइजन पर रेड मिस्ट को लिंगर करते देख सकते हैं।
ये गैस विचेस के लिए लीथल थी, इसलिए रोलैंड ने उन्हें सेफ्टी के लिए इस एरिया को क्रॉस न करने की वार्निंग दी थी। मेसी ने फिर ब्रीफली डीमंस की वीकनेसेस बताई, जो थी उनकी ट्यूब्स। लाइटनिंग बहुत सीरियस हो गई और लॉर्का को इंस्ट्रक्ट किया कि अगर एनिमीज एनकाउंटर होते हैं तो तुरंत रिट्रीट करे और हिज मैजेस्टी को इन्फॉर्म करे। लॉर्का ने अपनी छाती ठोककर फाइटिंग स्पिरिट के साथ जवाब दिया। लाइटनिंग ने उसे एक स्क्रोल दिया जिसमें एक डिटेल्ड मैप था, जिसमें अनएक्सप्लोर्ड एरियाज मार्क किए गए थे, और कहा कि जो भी इंटरेस्टिंग लगे उसे नोट करे। मेसी ने जल्दी से ऐड किया कि एक्सप्लोरेशन टीम का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है टेस्टी फूड ढूंढना और उनके वापस आने तक वेट करना खाने से पहले, जिससे लॉर्का हंसी। मेसी के वर्ड्स से लॉर्का ने समझा कि ये दोनों इस जगह को छोड़कर जा रहे थे। लाइटनिंग ने सर हिलाया और लॉर्का को बताया कि रोलैंड ट्रूप्स अरेंज कर रहा है और उन्हें फर्स्ट आर्मी के साथ मूव करना होगा। वो कई महीनों के लिए गायब रहेंगे। आफ्टर ऑल उनका रोल स्काउटिंग और आर्टिलरी टीम के लिए स्पॉटिंग के लिए क्रूशल था। लाइटनिंग ने उसके शोल्डर पर पैट किया, बाकी एक्सप्लोरेशन मिशन उसके हवाले करते हुए। नेवरविंटर में वापस रोलैंड ने स्ट्रेच किया। जब से उसने वॉर का डिसीजन लिया, वो रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के बोझ तले दब गया था। शुरू में उसे पावर होल्ड करने का फीलिंग अच्छा लगा, लेकिन जैसे कंटेंट कॉम्प्लेक्स होता गया, एंडलेस पेपर वर्क ने उसे ओवर पावर कर दिया। थैंकफुली स्क्रॉल थी जो उसके सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में हेल्प कर रही थी। अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। ईडिथ अंदर आई, रोलैंड के लिए अपनी डिवाइस की हुई बैटल स्ट्रेटेजी लेके। उसने प्लान को एक्सपेक्टेशन के साथ देखा। ईडिथ ने सजेस्ट किया कि विचेस और ताकीरा विचेस के एबिलिटीज का यूज करके मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक लॉन्च किया जाए, इंक्लूडिंग स्काई और अंडरग्राउंड। रोलैंड ने सोचा कि भले ही कई आइडियाज अभी थोड़ी बेसिक थीं, लेकिन इस एरा के लिए उसकी विजन इंप्रेसिव थी। लेकिन इस प्लान के वर्क करने के लिए ताकीरा विचेस को ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ अपनी मर्जी से काम करने के, जैसे वो हमेशा करती हैं। रोलैंड के पास इसका सॉल्यूशन था, लेकिन उसे सब वॉरियर्स को एक बार ड्रीम वर्ल्ड में ज्वाइन करना पड़ेगा। ड्रीम वर्ल्ड में वापस रोलैंड को किसी के फोन कॉल से अचानक उठाया गया। फोन उठाते ही गार्सिया की आवाज आई। रोलैंड बेड पर पलटा और बैठ गया। सुबह के 6 बजे थे और उसने गार्सिया से पूछा कि क्या उसे टाइम का पता है। गार्सिया थोड़ी इरिटेटेड सी लगी, शायद अभी भी रोलैंड के लास्ट टाइम गोस्ट करने का ग्रज रखती थी। गार्सिया को पता था कि रोलैंड इरोजन के बारे में क्यूरियस था। फिर उसने बताया कि एसोसिएशन ने उसी दोपहर न्यू मेंबर्स के लिए एक टूर स्केड्यूल किया था। उसने रोलैंड को लंच के बाद उससे मिलने को कहा, जिससे रोलैंड के दिन के प्लान्स डिस्टर्ब हो गए। रोलैंड को लगा कि इतनी जल्दी मिलना अननेसेसरी है, लेकिन गार्सिया ने बताया कि दूसरे प्लेसेस से भी न्यूकमर्स आ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन में टाइम लगेगा। गार्सिया का टोन थोड़ा शार्प हो गया जब उसने पूछा कि क्या रोलैंड के पास फिर से नए फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। रोलैंड को रियलाइज हुआ कि अगर उसने मना किया तो गार्सिया शायद दोबारा उससे बात नहीं करेगी। फिर भी वो वर्ल्ड के इरोजन के बारे में जानने में इंटरेस्टेड था, तो रोलैंड ने एक्सक्यूज बनाया, बोलते हुए कि वो कल रात देर तक सोया था और उसे शावर लेना है क्योंकि वो डर्टी फील कर रहा है। गार्सिया ने कॉल एंड करते हुए कहा, प्लीज जल्दी करो। रोलैंड ने कपड़े पहने और दरवाजा खोला। लिटिल जीरो किचन में थी, एप्रन पहने और ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो एग्स फ्राई करने में फोकस थी। रोलैंड को इतनी सुबह उठा देखकर वो सरप्राइज्ड हुई। रोलैंड ने उसे बताया कि वो देर से वापस आएगा और उसे डिनर के लिए वेट न करने को कहा। उसे जाते हुए देखते हुए उसने एग्स फ्लिप करते हुए मुंह बनाया। बाहर स्ट्रीट पर लोगों की भीड़ थी। वो एक पास की गली में गया और एक बिल्डिंग ढूंढ ली। उसने अपनी कीज निकाली। ये उनका नया हाइड आउट था। अंदर कई विचेस एक घुटने पर झुककर एक साथ ग्रीटिंग बोली, ग्रीटिंग्स योर मैजेस्टी। रोलैंड ने उनका ड्रीम वर्ल्ड में वेलकम किया और बताया कि आज उनके लिए एक मिशन है। रोलैंड ने दिन का प्लान एक्सप्लेन किया। मार्शल फाइटर एसोसिएशन न्यूकमर्स के लिए एक ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज कर रहा था ताकि वो इनर वर्किंग समझ सकें और उन्हें हेडक्वार्टर्स ले जाएगा। रोलैंड ने इसे एक चांस के रूप में देखा ताकि वो बेस लोकेट कर सके जहां नेचुरल पावर छुपा रखा था। फाल्ती ने एक छोटा सा इंसेक्ट समन किया और उसे रोलैंड पर चढ़ने दिया, बोलते हुए कि इससे वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकेगी। वो बग फिर उसके कॉलर में चला गया। भले ही बग के उस पर चढ़ने से थोड़ी डिस्कम्फर्ट हुई, रोलैंड ने फिलिस और लिंक को साथ लेने का डिसाइड किया। रोलैंड ने फिलिस से पूछा कि क्या उसे याद है कैप को कैसे बुलाते हैं, और फिलिस और लिंक दोनों ने उसके दिए इंस्ट्रक्शंस रिपीट किए। सेटिस्फाइड होकर रोलैंड ने सर हिलाया। फिर उसने लिंक से पूछा कि क्या वो स्नीक इन कर सकती है। भले ही इस वर्ल्ड में स्टोन ऑफ गॉड पनिशमेंट नहीं था, वो श्योर नहीं था कि मार्शल फाइटर एसोसिएशन के पास मैजिक काउंटर करने के और तरीके हैं या नहीं। उसने लिंक को पॉइंट आउट किया कि अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी रखे, जिससे सबने अग्री में अपना सर हिलाया। एक और विच ने पूछा कि वो क्या कर सकती है हेल्प के लिए। रोलैंड ने डिसाइड किया कि वो पीछे रहे और बाकी तकीरा विचेस का ख्याल रखे। उसने उसे काफी सारे पैसे दिए, बोलते हुए कि ये फूड ऑर्डर करने के लिए है। उसने मुंह बनाया, बोलते हुए कि उसकी एबिलिटीज भी एंट्री के लिए सूटेबल हैं। रोलैंड ने उसके सिर पर हाथ फेरा, प्रॉमिस करते हुए कि अगर उसने सबका अच्छा ख्याल रखा तो नेक्स्ट टाइम उसे सिनेमा ले जाएगा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी और उसका मूड लिफ्ट हो गया।
इस अडोरेबल विच को देखकर रोलैंड अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके सिर पर दोबारा हाथ फेरा, जिससे वो शर्मा गई। सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद रोलैंड दौड़ता हुआ अपार्टमेंट वापस आया। गार्सिया हॉलवे में थी, फोन पर बात कर रही थी। रोलैंड ने उसकी विजिलेंस को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जितनी जल्दी मुमकिन था वापस आने के बावजूद वो एक कदम पीछे रह गया। गार्सिया ने रोलैंड को नोटिस किया और फोन पर दूसरे इंसान से कहा कि अगर सिर्फ कन्विंस करने के लिए कॉल किया तो दोबारा कॉल ना करे। फिर उसने कॉल हैंग अप कर दिया। रोलैंड ने पूछा कि क्या ये फिर से दूसरा फैमिली था जो डेमोलिशन के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन गार्सिया उसके साथ इस पर डिस्कस नहीं करना चाहती थी। उसने उसे सस्पिशियस लुक दी और पूछा कि क्या वो शावर नहीं लेने वाला था। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए कहा कि जीरो को बाथरूम अर्जेंटली चाहिए था, तो उसने शावर के बजाय रन कर लिया। मॉइस्चर निकलना भी उतना ही अच्छा था। भले ही उसके मार्शल फाइटर के बॉडी के लिए मॉइस्चर करना मुश्किल था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गार्सिया ने इस पर ज्यादा दबाव नहीं दिया। एक मोमेंट के चुपके के बाद उसने कहा कि भले ही वो रोलैंड के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहती, लेकिन उम्मीद करती है कि वो ज्यादा काइंड ना हो, कंसिडरिंग घर पर एक बच्ची है। रोलैंड को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या बोल रही थी। फिर उसे रियलाइज हुआ कि गार्सिया उन लड़कियों के बारे में बात कर रही थी जो उसके घर आती जाती रहती थीं। ये सोचकर वो ऑलमोस्ट फ्रीज हो गया। उसने कैलकुलेटेडली टाइमिंग सेट की थी ताकि जीरो तकीरा विचेस को न देखे। वो अपनी कॉन्शियसनेस डिस्कनेक्ट करते और जीरो के स्कूल जाने के बाद ड्रीम वर्ल्ड में एंटर करते तो किसी और के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गार्सिया के मुंह से ये बात बिल्कुल अलग साउंड कर रही थी। गार्सिया ने उम्मीद की कि वो खुद को न खो दे। रोलैंड को पता था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना मुश्किल होगा। उसने जल्दी से उसकी बात काट दी, पूछते हुए कि क्या वो पहले कपड़े चेंज कर सकता है। गार्सिया क्लियरली इरिटेटेड उसे घूर कर देखा। रेडी होने के बाद रोलैंड ने एक न्यूली परचेस्ड सूट पहना, जिससे गार्सिया सरप्राइज्ड हुई। उसने एक्सप्लेन किया कि ये उसका हेडक्वार्टर्स का पहला विजिट था, तो वो फॉर्मली ड्रेस करना चाहता था। गार्सिया थोड़ी स्टैमर कर गई। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूजुअली स्क्रफी रोलैंड इतना क्लीन अप कर सकता है। वो थोड़ी शर्मा भी गई। उसने कहा, अपने बाल एडजस्ट करते हुए तुम एक्चुअली काफी अच्छे लग रहे हो। फिर जल्दी से दौड़ पड़ी, रोलैंड को फॉलो करने को कहते हुए। रोलैंड हल्के से हंस के, सोचते हुए कि कस्टम मेड सूट के पैसे वसूल हो गए। वो नीचे गए और जल्दी ही एक बड़ा बस उनके सामने रुका। रोलैंड ने नोटिस किया कि बस पर कोई लाइसेंस प्लेट्स नहीं थे और उसकी विंडोज ब्लैक कर्टन से कवर थीं। अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। बस के पीछे एक टैक्सी पार्क्ड थी और फिलिस ने रोलैंड को ओके जेस्चर दिया, फिर खुद टैक्सी में चढ़ गई। गार्सिया ने रोलैंड को जल्दी से बस में चढ़ने को कहा। उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे ले गई। बस के अंदर अंधेरा था और बहुत सारे लोग थे। सबकी आंखों में अग्रेशन भरी हुई थी। रोलैंड और गार्सिया पीछे बैठ गए और उसने बताया कि ये सब भी न्यूली अवेकेंड मेंबर्स थे। रोलैंड उनकी आंखों में हेट्रेड देख सकता था, लेकिन उसे गार्सिया का बताया याद आया कि सब लोग उनके साइड पर नहीं है। पहले कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे जहां न्यूली अवेकेंड मेंबर्स ने मिशंस के दौरान कई एसोसिएशन मेंबर्स को मार दिया था। एसोसिएशन को एक गार्डियन, जैसा गार्सिया ने रेफर किया, भेजना पड़ा था सिचुएशन रिजॉल्व करने के लिए। उसने एक्सप्लेन किया कि उनकी पावर गॉड्स का गिफ्ट है, सेल्फ डिफेंस के लिए, दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं। अगर वो इरोजन को नहीं रोक सके तो पूरा वर्ल्ड कर्स्ड हो जाएगा। उसने एक साई छोड़ते हुए अफसोस जताया कि बहुत से लोग पावर के थ्रिल को एंजॉय करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाते हैं। रोलैंड के मन में यह ख्याल आया कि 800 साल पहले विचेस ने जब फेडरेशन एस्टेब्लिश की थी, तब शायद उनका भी यही आइडिया रहा होगा। वो थोड़ी देर के लिए झपकी ले गया और जल्दी ही वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। उसे लगा कि बस नीचे जा रही थी, जैसे एलिवेटर में होता है। जब रोलैंड सोच रहा था, गार्सिया ने खिड़की की तरफ इशारा किया और कर्टन्स के बाहर दिखाया। रोलैंड ने देखा कि वो एक टनल में थे, धीरे धीरे नीचे जा रहे थे। हर लेवल पर एक नंबर था और क्लियर था कि वो 93 फ्लोर पर पहुंच गए थे। ये फ्यूचरिस्टिक टनल देखकर, जो इतना डीप अंडरग्राउंड था, उसे अचानक लगा कि उसका खुद का बनाया थर्ड बॉर्डर टाउन इसके सामने बिल्कुल फीका है। बाकी पैसेंजर्स भी खड़े हो गए, अमेजमेंट में बाहर देख रहे थे। रोलैंड ने बाहर देखा, अनश्योर कि क्या विचेस इस जगह में घुस पाएंगी। 235 फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो रुक गए। बस धीरे से एक और टनल में एंटर हुई। फिर वो एक प्लाजा पर रुक गए और रोलैंड धीरे से उतरा। अभी भी यकीन करना मुश्किल था कि वो अंडरग्राउंड है। चारों तरफ देखते हुए उसने कई दूसरे सिटीज के लोग देखे। गार्सिया ने एक्सप्लेन किया कि एसोसिएशन के बहुत सारे ब्रांचेस थे, लेकिन सिर्फ 2 हेडक्वार्टर्स। इरोजन के क्लोज जाने के लिए उन्हें इन 2 जगहों में से एक पर आना पड़ता था। रोलैंड थोड़ा शॉक्ड हुआ, रियलाइज करते हुए कि गार्सिया जिस इरोजन की बात कर रही थी वो सिर्फ विजिबल ही नहीं, फिजिकल भी थी। हालांकि गार्सिया ने वार्न किया कि वो डेफिनेटली उसे टच नहीं करना चाहेगा। उसी वक्त ऊपर की लाइट्स डिम हुई। सबका ध्यान सेंटर पर गया। एक लड़की, लैन, जिसने आई पैच पहना था, वहां आई। वो एक गार्डियन की टॉप डिसाइपल थी। उसने सबका प्रिज्म सिटी में वेलकम किया। क्राउड को यह सुन के खुशी नहीं हुई कि वो सिर्फ एक डिसाइपल थी, कंसिडरिंग इतना लंबा सफर करके आए थे। कुछ लोगों ने उसे बू भी किया।
लैन ने कामली एक्सप्लेन किया कि न्यू मेंबर्स का वेलकम यूजुअली गार्डियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन एक दूसरे सिटी में कुछ ट्रबल की वजह से उसकी टीचर और बाकी 3 गार्डियंस पिछले दिन चली गई थीं, तो वो रिसेप्शन के चार्ज में थी। उसने आगे बताया कि क्राउड में बहुत से लोग सालों पहले अवेकन हो चुके थे, लेकिन यहाँ आने की उनकी एग्रीमेंट का मतलब था कि उन्होंने एसोसिएशन की कैपेबिलिटीज को एक्नॉलेज किया था। इस वजह से उसने उम्मीद की कि सब पास्ट को साइड रखें और फॉलन के खिलाफ यूनाइट हों। लैन ने आगे एसोसिएशन की तरफ से बताया कि उनके पास्ट आइडेंटिटीज और स्टेटसेस मैटर नहीं करते, सिर्फ उनके फ्यूचर एक्शंस मैटर करते हैं। उन्हें यूनाइट होने की जरूरत है और अगर कोई एसोसिएशन के मेथड से डिसएग्री करता है तो वो अब भी छोड़ सकता है। प्लाजा में सन्नाटा छा गया, एक भी इंसान नहीं हिला और फुसफुसाना भी शांत हो गया। रोलैंड ने एनोट किया, सोचते हुए कि ये टॉप डिसाइपल सच में जानती थी कि वो क्या कर रही है। गार्सिया ने रोलैंड की तरफ देखा और बताया कि लैन उसकी टीचर थी। ये सुनकर रोलैंड शॉक्ड था कि पिछली बार उन्हें लैन से मिलना था। गार्सिया ने उसे वार्न किया कि उसकी टीचर इररिस्पॉन्सिबल और डिलेड लोगों से नफरत करती है, जिसके जवाब में रोलैंड बस एक सार्कास्टिक स्माइल ही दे पाया। लैन ने हाथ बजाए, सबका वेलकम किया। फिर उसने अपनी आवाज धीमी की, बोलते हुए कि वो जल्दी ही उस अपकमिंग क्राइसिस को देखेंगे जिसका वर्ल्ड सामना कर रहा है। उसने इंटेंसली बोला, पॉइंट आउट करते हुए कि वो जल्दी समझ जाएंगे कि डिवाइन वॉर दूर नहीं है। रोलैंड उसके आखिरी शब्दों से शॉक्ड था। ड्रीम वर्ल्ड में डिवाइन वॉर क्यों थी? उसने गार्सिया की तरफ देखा, जिसका एक्सप्रेशन अनचेंज्ड था, जिससे वो श्योर नहीं था कि उसे इसके बारे में पता था या उसे कोई परवाह नहीं थी। सब लोग लैंड के पीछे एक और टनल में गए और रोलैंड ने नोटिस किया कि फ्लोर एक मूविंग वॉकवे था। उसने सोचा कि हेडक्वार्टर्स अंडरग्राउंड क्यों बनाया गया, शायद इन्वेजन्स रोकने के लिए। गार्सिया ने उसका डाउटफुल लुक देखा और एक्सप्लेन किया कि ये जगह ओरिजिनली एक अंडरग्राउंड माइन थी और उन्होंने अबैंडन टनल्स का यूज किया। कुछ पार्ट्स न्यूली एक्सकेवेटेड थे, डिपेंडिंग ऑन इरोजन के पेस पर। रोलैंड सरप्राइज्ड हुआ, तो एसोसिएशन ने अंडरग्राउंड इसलिए बनाया ताकि इरोजन के स्प्रेड को रोक सके। गार्सिया ने सिर हिलाया, बोलते हुए कि इरोजन के एक्सपैंड होने को कुछ नहीं रोक सकता। हेडक्वार्टर्स इरोजन के खिलाफ डिफेंस नहीं कर रहे थे, बल्कि क्रूअल अवेकेंड इंडिविजुअल्स के खिलाफ। रोलैंड और पूछना चाहता था, लेकिन गार्सिया ने धीरे से सिर हिलाया, बोलते हुए कि उसे जल्दी समझ आ जाएगा। टनल ने ग्रुप को एक और हॉल में ले गया, जो एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसा था, जहां बहुत से गार्ड्स बैकअप पर थे। लैन ने बात शुरू की और उसके सामने टेबल पर एक बॉक्स थी, रेड कपड़े से ढकी हुई। लैन ने एक्सप्लेन किया कि शायद उन्होंने एक इविल फोर्स को अपने वर्ल्ड में एंटर होते फील किया हो, जिससे फॉलन का राइज हुआ, लेकिन यह गलत था। उसने कपड़ा हटा दिया, एक बड़ा ग्लास बॉक्स रिवील करते हुए, जिसमें एक रेड स्फीयर थी। उसने सबको बताया कि कोई इविल फोर्स नहीं थी, ये बस एक दूसरे वर्ल्ड का ओवरलैप था। रोलैंड के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखकर गार्सिया ने उसके कान में विस्पर किया, बोलते हुए कि ये इरोजन थी या शायद एक लूप होल। वर्ल्ड इन होल्स से रिडल्ड हो चुका था और ये इसका कल्प्रिट था। अचानक कोई खड़ा हुआ और लैन से डिमांड किया कि वो क्लियरली एक्सप्लेन करे कि दूसरे वर्ल्ड से उसका क्या मतलब है। क्या वो कह रही थी कि फॉलन कोई एलियंस हैं? रूम फिर नॉइजी हो गया। लैन ने साइलेंस के लिए आवाज दी और गार्ड्स ने ग्लास बॉक्स उठाया। लैन ने रेड स्फीयर की तरफ पॉइंट किया, सबको क्लोजली देखने को कहा। 3 कैमरास अलग अलग डायरेक्शन से एक्टिवेट हुई और इमेजेस को उसके पीछे एक बड़े स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया। स्क्रीन पर स्फीयर के 3 अलग एंगल्स दिखाए गए, लेकिन रोलैंड ने नोटिस किया कि एंगल चाहे कोई भी हो, स्फीयर बिल्कुल सेम दिखता था। लैन ने एक आयरन स्टिक उठाया और उसे स्फीयर में पुश किया। एंटर करने के बजाय स्टिक छोटी लग रही थी। अचानक एक इंसान खड़ा हुआ और स्टेज की तरफ गया, स्फीयर को इंटेंटली घूरते हुए। उसने अपनी एबिलिटी यूज की और आगे हाथ बढ़ाया। कुछ सेकंड्स बाद उसने एक हॉरिफिक चीख निकाली जब उसकी उंगलियां गायब हो गईं। उसे जल्दी ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। रोलैंड खड़ा हुआ स्फीयर को क्लोजली देखने के लिए। वो उसे इंटेंटली देखता रहा, जो उसे अनयूजुअली फेमिलियर लगा। उसने डिवाइन रेल्म में इसी तरह का एक साइट देखा था, जहां रेड ग्लो रेड मून को रिप्रेजेंट करता था। जब रोलैंड डीप सोच में था, उसने लैन को उसका नाम पूछते सुना, बिना उसकी तरफ देखे। लैन ने मेंशन किया कि उसने गार्सिया से सुना था कि रोलैंड एक रेयर टाइप का अवेकेंड इंडिविजुअल है, जो डिजायर से शिफ्ट नहीं होता। उसने कहा कि गार्सिया बहुत खुश थी कि रोलैंड ने एसोसिएशन ज्वाइन किया। रोलैंड के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उसे याद आया गार्सिया का एक्सप्रेशनलेस चेहरा जब उसने एप्लीकेशन फिल किया था। वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही थी। लैन ने आगे कहा कि उसे लेट लोग पसंद नहीं, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी मिस्टेक है, क्योंकि ज्यादातर लोग टाइम के पाथ को सेंस नहीं कर पाते या उसकी टिकिंग सुन नहीं पाते। लेकिन कुछ स्पेशल इंडिविजुअल्स के लिए ये एक अनएक्सेप्टेबल डिफेक्ट था। अगर रोलैंड अपने यूनिक क्वालिटीज को वैल्यू नहीं करता तो वो जल्दी पीछे रह जाएगा। रोलैंड ने सोचा कि शायद लैन उसे ट्रबल न करने की वार्निंग दे रही थी। उसके कुछ बोलने से पहले उसने अगले पर्सन को बुलाया। रोलैंड ने लैन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ये मैटर नहीं करता था। उसका ध्यान सिर्फ रेड स्फीयर पर था। ये उसे अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के रिसर्च की याद दिलाता था।
रेड मून मैजिकल पावर कन्वर्ट करने की थी और ड्रीम वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन थी। विचेस रेड मून देख सकती थीं क्योंकि वो वर्ल्ड रियल था, जबकि ये एक कंस्ट्रक्ट था जो उसने और जीरो ने क्रिएट किया था। सिंपल टर्म्स में ऐसा लगता था जैसे कोई सिमुलेशन में प्लग्ड हो। गार्सिया ने उसे देखा और पूछा कि क्या उसे अब समझ आया। रोलैंड ने समझा और बताया कि उसकी टीचर उतनी स्केरी नहीं थी जितना उसने बताया था। ये बात गार्सिया के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। रोलैंड ने स्माइल किया, बोलते हुए कि लैन ने उससे बहुत सी बातें की, जैसे वो कितना स्पेशल है और एसोसिएशन को उससे कितनी उम्मीदें हैं, और ये भी कि उसकी टीचर ने मेंशन किया कि गार्सिया कितनी खुश थी उसके ज्वाइन करने से। उसे गार्सिया से कोई रिएक्शन की उम्मीद थी, लेकिन उसे कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन मिला। उसने बताया कि उसकी टीचर ने स्टेज पर जब वो था तब बिल्कुल बात नहीं की, बिल्कुल नहीं की। रोलैंड शॉक्ड रह गया। उसके और पूछने से पहले लैन ने रेड स्फीयर को कवर किया और हाथ बजाए सबका ध्यान वापस स्टेज पर ले आई। वो इरोजन के ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करने वाली थी। लैन ने बताया कि उनका वर्ल्ड फ्लैट नहीं था, बल्कि एक लेयर पर एग्जिस्ट करता था जिसमें कर्वेचर थी। सिंपल वर्ड्स में ये कर्व्ड था और ये वेरिएशंस कुछ जगहों पर ज्यादा नोटिसेबल थीं। अगर एक और वर्ल्ड उनके वर्ल्ड के बाहर एग्जिस्ट करता है तो दोनों वर्ल्ड्स कुछ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं और ये इंटरसेक्शन ही वो इरोजन कहते हैं। लैन ने एडमिट किया कि उसे नहीं पता कि इसका दूसरे वर्ल्ड पर क्या असर होता है, लेकिन उनके लिए एनर्जी हायर से लोअर एरियाज में फ्लो करती है, जिससे इनक्रेडिबल फिनोमेना क्रिएट होते हैं। उनकी पावर्स और फॉलन की पावर्स भी इस एनर्जी से रिलेटेड हैं। इस पॉइंट पर बहुत से लोग खड़े हो गए, सोचते हुए कि ये नॉनसेंस है। उन्हें लगता था कि उनकी पावर्स उनकी अपनी हैं, और उन्होंने पूछा कि क्या एसोसिएशन ये कह रही है कि वो फॉलन से कोई अलग नहीं है। लैन चुप रही और जवाब नहीं दिया। रूम के शांत होने के बाद उसने आगे बताया कि श्योरली एक डिफरेंस था। वो इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकते थे, जबकि फॉलन नहीं कर सकते। उसने वार्न किया कि जैसे जैसे एनर्जी स्प्रेड होती जाएगी और फॉलन अपीयर होंगे, और ये सर्वाइवल का मैटर है। अगर उन्होंने फॉलन को डिफीट नहीं किया तो उनका वर्ल्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेवरविंटर में वापस आते हुए रोलैंड को नाइटिंगेल की आवाज ने उसके ड्रीम से बाहर निकाला। योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। वो अचानक सीधा बैठ गया। बारोव रोलैंड के रिस्पॉन्स का वेट कर रहा था। एक गहरी सांस लेके अपने आप को काम करते हुए रोलैंड ने बारोव से कहा कि जैसे उसने सजेस्ट किया वैसे प्रोसीड करे। बारोव ने हाँ कहा। फिर रोलैंड को अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की याद दिलाई। रोलैंड ने नाइटिंगेल से पूछा कि क्या मैं बुरा दिख रहा हूँ। उसने उसे ऑब्जर्व किया और कहा कि तुम ठीक लग रहे हो, लेकिन उसने नोट किया कि वो बहुत लेटली रिस्पॉन्स दे रहा है, पूछते हुए कि क्या ये ड्रीम वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकता है। रोलैंड ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से सोच रहा था कि ये चौथा दिन था जब से उसने ड्रीम वर्ल्ड छोड़ा था। फाल्टी ने सक्सेसफुली एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स को पिन पॉइंट कर दिया था, लेकिन लिंक एंटर नहीं कर पाई थी। लेकिन हेडक्वार्टर्स से वापस आने के बाद नेक्स्ट प्लान स्मूथली चले गए और उसने तकीरा विचेस को एक फन फील्ड ट्रिप पर ले गया। फिर भी हेडक्वार्टर्स से जो उसने देखा और सीखा वो उसके दिमाग पर हेविली वे कर रहा था। डिवाइन वॉर, इरोजन्स, फॉलन और वर्ल्ड ओवरलैपिंग के थ्योरी ने रोलैंड को थोड़ा हेजिटेंट कर दिया था ड्रीम वर्ल्ड में दोबारा जाने के लिए। उसने डिसाइड किया कि एक बार जब सब तकीरा विचेस ड्रीम वर्ल्ड में कम से कम एक बार एंजॉय कर लेंगी, वो टेम्पररीली कनेक्शन कट कर देगा। नाइटिंगेल की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। उसे कंफ्यूजन से बाहर निकाला। वो चिंतित थी, लेकिन रोलैंड ने उसे रियश्योर किया कि वो ठीक है, बोलते हुए कि वो बस लेटली बहुत सी चीजों के बारे में सोच रहा है जिससे वो थोड़ा थका हुआ फील कर रहा है। नाइटिंगेल टेबल पर बैठी अपने लेग्स क्रॉस करते हुए एक नॉटी स्माइल के साथ उसने कहा कि तुम्हारा एक्सक्यूज ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा। क्या तुम ड्रीम वर्ल्ड में उन विचेस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे? रोलैंड ऑलमोस्ट चोक कर गया, लेकिन जल्दी से उसने उसकी बात काट दी, ऐसी किसी पॉसिबिलिटी को डिनाई करते हुए एक्सप्लेन किया कि मैं बस उन्हें खाने और फन के लिए बाहर ले गया था। नाइटिंगेल ने सर हिलाया। उसकी एबिलिटीज ने कंफर्म किया कि रोलैंड झूठ नहीं बोल रहा है। उसने हल्की सी आंखें झपकाईं और थोड़ा ब्लश करते हुए कहा कि मैं बस चिंतित थी क्योंकि मैं ड्रीम वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकती और हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। अगर विचेस ने ट्रबल करने का डिसाइड किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर ऑल 400 सालों बाद अपने सेंसेस रिगेन करने के बाद वो डेफिनेटली अपने पास सेंसेशंस को रिलिव करना चाहेंगी। 20 से ज्यादा विचेस के साथ तुम उन सबको कैसे हैंडल कर सकते हो? जब रोलैंड ने नाइटिंगेल को यह कहते सुना कि 20 से ज्यादा विचेस हैं और शायद वो सबको हैंडल न कर पाए, उसने अनॉयड लुक दी और पूछा कि तुमने ये सब कहां से सीखा? तुम अपने स्टडीज पर फोकस करो ना कि नॉटी चीजों के बारे में सोचो। नाइटिंगेल ने सिर घुमाया अपना मुंह छुपाते हुए और कहा कि मैं बस कैजुअली कमेंट कर रही थी। रोलैंड ने हंस के कहा कि अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी एबिलिटीज होती तो मुझे पता होता कि तुम झूठ बोल रही हो, और ये ऑब्वियस है कि तुम ये सवाल शुरू से ही पूछना चाहती थी। नाइटिंगेल ने जीभ निकाली और धीरे से मिस्ट में गायब हो गई, बोलते हुए कि ये सिर्फ मेरा आइडिया नहीं था, मुझे किसी और ने भी ये बात उठाने को कहा था।
रोलैंड के पूछने से पहले कि तुम्हें ये किसने कहा, तभी ऑफिस के दरवाजे पर नॉक हुई। एक्स अंदर आया। उसने रोलैंड को ग्रीट किया और रोलैंड ने पूछा कि क्या तुम्हें अपकमिंग बैटल का प्लान समझ आया। एक्स ने ब्रायन से कुछ डिटेल्स सुने थे, लेकिन अभी भी उसके कुछ सवाल थे। अगर रोलैंड ने ब्रायन को उसके ड्यूटीज लेके ग्रीन वाटर हार्बर में लेडी एको की प्रोटेक्शन के लिए रहने को कहा, तो ईस्टर्न फ्रंट लाइन्स का मैनेजमेंट कौन करेगा। मैप की तरफ पॉइंट करते हुए रोलैंड ने उसे बताया कि ब्रायन को अभी एक्सपीरियंस की कमी है। वो एक सिटी डिफेंड करने के लिए सूटेबल है, लेकिन बड़ी आर्मी कमांड करने के लिए नहीं। तो रोलैंड ने डिसाइड किया कि एक्स ईस्ट का चार्ज लेगा, जबकि रोलैंड खुद वेस्टर्न ऑफेंसिव लीड करेगा। शाम तक एगाथा ने अपना दिन का काम खत्म किया, अपने एक्सपेरिमेंट नोट्स टाइडी किए और इजाबेला से पूछा कि क्या उसने कल के मिशन के लिए अपना सामान पैक कर लिया। इजाबेला ने जवाब दिया कि उसके पास ज्यादा कपड़े या बिलोंगिंग्स नहीं है जो वो ले जाए। उसने फिर एगाथा को लास्ट टाइम शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू कहा। एगाथा को पता था कि वो हरमेस में जो हुआ उसके बारे में बात कर रही थी। एगाथा ने स्माइल किया, बोलते हुए कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो भी जाना चाहती, चाहे गुड बाय बोलने के लिए या चीजों को एक बार के लिए खत्म करने के लिए। लेकिन इजाबेला के स्लीव्स को देखते हुए, जो धुलने की वजह से कमजोर हो चुके थे, उसने एक मोमेंट के लिए सोचा। थोड़ा टाइम बचा होने की वजह से उसने डिसाइड किया कि उसे मार्केट ले जाएगी कुछ नए कपड़े चूज करने के लिए। ये सुनकर इजाबेला थोड़ी शर्मा गई। इस काइंडनेस की वजह से उसने हमेशा सोचा था कि उसका स्टेटस उसे विचेस के बीच आउटकास्ट बना देगा। थोड़ी हेजिटेशन के बाद उसने एडमिट किया कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। एगाथा ने इस बात को लाइटली लेते हुए कहा कि उसके पास काफी पैसा है और वो इजाबेला को कुछ उधार दे सकती है। इजाबेला ने सिर झुकाया, जानते हुए कि एक रिडेम्पशन विच होने के नाते उसे विच यूनियन के मेंबर्स की तरह मंथली सैलरी नहीं मिलती। अगर उसे पैसा रीपे करना होगा तो कम से कम 5 साल लगेंगे। एगाथा ने उसे रिएश्योर किया, बोलते हुए कि ताकिरा विचेस के सेंचुरीज लंबे वेट के मुकाबले 5 साल तो छोटा टाइम है ना। वैसे भी डिवाइन वॉर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा और तुम भी जरूर नहीं चाहती कि तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। इजाबेला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने एगाथा के बढ़े हुए हाथ को देखा। ढलते हुए सूरज की रोशनी अंदर आई और वो रोशनी एगाथा पर एक वार्म ग्लो डाल रहा था, जो मुस्कुराई और पूछी, अभी भी क्यों हेजिटेट कर रही हो। इजाबेला की आंखें आंसुओं से भर आईं। खिड़की से आती सुंदर सनसेट की रोशनी में उसने एगाथा का हाथ पकड़ा। ऐसा लगा जैसे उसे सच में रिडेम्पशन मिल गया हो। रात के वक्त एना रोलैंड के बाहों में लेटी थी। उसकी आवाज में चिंता साफ दिख रही थी जब उसने पूछा कि क्या सच में मेरा तुम्हारे साथ जाना ठीक है। रोलैंड ने उसे करीब से पकड़ा, उसके हाथों को धीरे से थामा और मुस्कुराया, बोलते हुए कि इतनी प्रिपरेशन के बाद थोड़ा ब्रेक लेना ठीक है। उसने एक्सप्लेन किया कि ये मिशन सिर्फ लड़ाई के बारे में नहीं है, हमें अपना मैसेज भी फैलाना है। उसने एना की पीठ सहलाई और मुस्कुराया, बोलते हुए कि बैंकेट्स में बिना एक रिस्पेक्टेड लेडी के जाना मुश्किल होगा। एना ने धीरे से जवाब दिया और शर्माते हुए अपना सिर छुपा लिया। रोलैंड ने उससे कहा था कि एक दिन ग्रे कासल का हर इंसान उसका नाम जानेगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक विच है। एना ने उसकी आंखों में सीरियसली देखा, बोलते हुए कि चाहे फ्यूचर में क्या हो, वो उसके साथ रहना चाहती है। अगले दिन आर्मी निकल पड़ी। सबसे बड़ी शिप द रोलैंड फ्लीट को लीड कर रही थी। खिड़की से बाहर देखते हुए रोलैंड ने नोटिस किया कि हम क्रिम्सन वाटर सिटी के नजदीक पहुंच रहे थे। उसने नाइटिंगेल को स्टाफ को मीटिंग के लिए नोटिफाई करने को कहा। जल्दी ही ऑफिसर्स एक मैप के अराउंड जमा हुए स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए। उन्होंने नोट किया कि क्रिम्सन वाटर सिटी पुराने रॉयल कैपिटल के बाद सेंट्रल रीजन का सबसे बड़ा शहर था, जिसके पास लार्ज टेरिटरीज और बहुत से नोबल्स थे। ये उतना आसान नहीं होगा जितना पिछले हफ्ते विलो टाउन के लॉर्ड को सरेंडर करने के लिए फोर्स करना था। कैप्टन ने सजेस्ट किया कि रोलैंड पहले क्रिम्सन वाटर सिटी के लॉर्ड काउंट डेल्टा से मिले और उसे कन्विंस करे डिक्रीज इश्यू करने से पहले, क्योंकि नोबल्स को आर्मी के इंटेंशंस का कुछ पता था। अगर डेल्टा नियमों का पालन नहीं करता तो फिर मिलिट्री एक्शन कंसिडर कर सकते हैं। रोलैंड को नोबल्स को लॉजिक से कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता। उसने पूछा कि क्या कोई फास्ट तरीका है। सबने रोलैंड की तरफ देखा, जिसने मैप पे कई पॉइंट्स मार्क किए। वो इस इश्यू पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि और भी कई सिटीज हैंडल करनी थी और अगर हर सिटी को इसी तरह डील किया तो कोल्डविंड रिज तक पहुंचने में काफी मंथ्स लग जाएंगे। कैप्टन के पास कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं था, लेकिन तब एडिथ बोल पड़ी। एडिथ के पास एक आइडिया था, भले ही इससे रोलैंड की रेपुटेशन को थोड़ी चोट पहुंच सकती थी। रोलैंड ने इंटरेस्ट के साथ उसे देखा और आगे बोलने को कहा। सीन एक कैसल में शिफ्ट हुआ जो लोगों से भरा हुआ था। एक ब्लॉन्ड नोबलमैन ने अपने हाथ में एक लेटर को देखा और गुस्से में उसे दबा दिया। एक और इंसान ने पूछा कि लेटर में क्या लिखा था। ब्लॉन्ड नोबल ने गहरी सांस ली और लेटर दूसरे को पढ़ने के लिए दे दिया। लेटर में लिखा था कि रोलैंड ने विलो टाउन के लॉर्ड के सारे राइट्स छीन लिए और उसकी लैंड्स क्लेम कर ली। बाकी नोबल्स शॉक्ड थे और यकीन नहीं कर पा रहे थे कि नया किंग ऐसा सच में करेगा। ये क्लियर था कि रोलैंड का गोल था सबके टाइटल्स को खत्म करना, लेकिन ये टाइटल्स जनरेशन से पास ऑन होते आए थे
और वो इन्हें आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थे। एक रेड हेड नोबल ने सिर झुकाया, बोला कि उनके फीलिंग्स से कोई फर्क नहीं पड़ता और पॉइंट आउट किया कि विरोध करना बेकार है। आफ्टर ऑल पुराना किंग टिमोथी और चर्च भी डिफीट हो चुके थे। अब रोलैंड को कौन रोक सकता था? इसके अलावा नोबल्स ने खुद देखा था कि रोलैंड की आर्मी ने वेस्टर्न रीजन की फोर्सेस को कैसे हरा दिया। उनके स्नो पाउडर वेपन्स ने एनिमी के नाइट्स को पास भी नहीं आने दिया। ब्लॉन्ड नोबल ने बाहें क्रॉस करके डिसएग्री किया। उसने माना कि रोलैंड के स्नो पाउडर वेपन्स पावरफुल थे, लेकिन उनकी एक वीकनेस थी। उन्हें इफेक्टिव होने के लिए ओपन स्पेसेस चाहिए। अगर वे बैटल को लिमिटेड स्पेस में फोर्स कर सकें तो इन वेपन्स की इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाएगी। सबने उसकी तरफ देखा। क्लियर हो गया कि उसका प्लान था लॉर्ड के कासल के अंदर लड़ना। उसने सोचा कि जब रोलैंड क्रिम्सन वाटर सिटी पहुंचेगा वो डेफिनेटली कासल में रहेगा, जो ज्यादा लोगों को होल्ड नहीं कर सकता। अगर हम अपनी फोर्सेस को वहां पहले से अरेंज कर सकें तो सिचुएशन उनके फेवर में हो जाएगी। एक और नोबल ने पूछा कि क्या लॉर्ड डेल्टा ने कोऑपरेट करने के लिए अग्री किया है। उसने सिर हिलाया, बताते हुए कि डेल्टा इतना मीक है कि उसके गले पे छुरी भी रखो तब भी वो रेजिस्ट नहीं करेगा। फिर एक हल्की हंसी के साथ उसने रिवील किया कि मुझे बिल्डर्स से पता चला था कि कासल से आउटर सिटी तक बहुत से सीक्रेट पैसेजेस कनेक्टेड हैं। हम अपने लड़कों को स्कैटर करके इन पैसेजेस में पहले से प्लेस कर सकते हैं। रेड हेड नोबल डर गया। ये सीक्रेट उसे कैसे पता था अब मैटर नहीं करता था, क्योंकि जो वो प्लान कर रहे थे वो बिट्रे का एक्ट था। भले ही हम रोलैंड को मार दें, उसकी आर्मी फिर भी उन्हें खत्म कर देगी। ब्लॉन्ड नोबल ने टेबल पे फिंगर स्टैप किए, थोड़ा अनॉयड लगते हुए। हमारा रोलैंड को मारने का इंटेंशन नहीं है, सिर्फ उसे कैप्चर करना है। जब तक नया किंग जिंदा है उसकी आर्मी कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर हम रोलैंड को अपने एडवांटेजेस के रूप में यूज कर सकते हैं और बाकी नोबल्स उनके साइड में रैली करेंगे। वो हंसा, सजेस्ट करते हुए कि रोलैंड का कंट्रोल सिर्फ वेस्टर्न रीजन तक लिमिटेड है। जब रिवर्सल का टाइम आएगा ये अनप्रिडिक्टेबल है कि नॉर्दर्न रीजन का ड्यूक रोलैंड के प्रति लॉयल रहेगा या नहीं। रूम फुसफुसाहट से भर गया। नोबल्स ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हों। एक ने पोटेंशियल बेनिफिट्स पॉइंट आउट किए और पूछा कि अगला स्टेप क्या है। ब्लॉन्ड नोबल ने जवाब दिया कि उन्हें बस कुछ ट्रस्टवर्दी नाइट्स चुनने हैं जो उसके कमांड फॉलो करें, बाकी को सिर्फ वेट करना है। बाहर ढलता सूरज देखते हुए उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बात की। थोड़ी देर बाद रोलैंड का फ्लीट क्रिम्सन वाटर सिटी के डॉक पे पहुंचा। सारे नोबल्स उसका वेलकम करने के लिए जल्दी बाहर आए। ब्लॉन्ड नोबल ने उस मैसिव और पावरफुल फ्लीट को एनवी किया। अपने मन में माना कि नया किंग का ये डिस्प्ले सच में इंप्रेसिव था। उसने अपने बगल वाले बंदे से विस्पर किया, पूछते हुए कि क्या सब रेडी है। दूसरे ने सर हिलाया, बोलते हुए कि 51 आदमी ऑलरेडी कासल के अंदर प्लेस कर दिए गए हैं और 2 दिन में बाकी भी भेज दिए जाएंगे। उसने हल्के से मुस्कुराया, कॉन्फिडेंट फील करते हुए कि उनके पास प्लान्ड सक्सेस के लिए काफी टाइम है। नोबल्स ने जल्दी से वेलकमिंग स्माइल्स किया जब रोलैंड उतरा। भीड़ में रोलैंड ने ब्लॉन्ड नोबल को नोटिस किया, जिसने अपना इंट्रोडक्शन दिया एज काउंट जॉर्ज ऑफ रॉकरिज, अपने टेरिटोरी के टी और फ्रूट वाइन प्रोडक्शन के बारे में शो ऑफ करते हुए और रोलैंड को विजिट करने का इनवाइट दिया। रोलैंड ने इंटरेस्ट दिखाया और पूछा कि उसका टेरिटरी एग्जैक्टली कहाँ है। जॉर्ज थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ लेकिन जवाब दिया कि उसका टेरिटरी क्रिम्सन वाटर सिटी के ईस्ट में है। रोलैंड ने मुस्कुराया, जॉर्ज के शोल्डर पे पैट किया और बोला कि ये एक सुंदर जगह लगती है। उसे एडवाइस दी कि वो इसकी केयर करे। जॉर्ज का चेहरा इस पे डार्क हो गया और उसने रोलैंड को कोल्डली घूरा, सोचते हुए कि ये स्माइल क्या है। वैसे भी जल्दी ही मुझे इतना चापलूसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रोलैंड का ये कमेंट का मतलब क्या था? रात होने पे कासल में एक ग्रैंड बैंकेट हुआ। रोलैंड और एना अपने टॉप नॉच कपड़ों में हॉल में एंटर करते ही सबका अटेंशन खींच लिए। नोबल्स सरप्राइज थे कि रोलैंड सिर्फ कुछ गार्ड्स के साथ आया था। एक बंदा गायस 2 ग्लासेस वाइन लेकर जॉर्ज के पास आया, एक उसे ऑफर करता हुआ। जॉर्ज ने थैंक यू कहा और पूछा कि क्या हो रहा है। गायस ने एना की तरफ देखा, नोट करते हुए कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और किसी ने उसके बारे में पहले नहीं सुना था। भले ही रोलैंड का विचेस को रिक्रूट करना कोई सीक्रेट नहीं था, जॉर्ज के पास गॉड्स पनिशमेंट स्टोन उसके कपड़ों में छुपा था। चाहे वो विच हो, उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, सोचते हुए कि एक बार रोलैंड उसके कंट्रोल में आ गया तो ये उसके खिलाफ एक एक्सीलेंट एविडेंस होगा। विच का फेट डिसाइड करना फिर उसके हाथ में होगा। वैसे भी मुझे लगता है सबको ऑलरेडी पता है कि इस बंदे का क्या होने वाला है। गायस जॉर्ज के थॉट्स को क्लियरली समझते हुए उससे कहा कि जब सब खत्म हो जाएगा तो शेयर करना। दोनों ने एक डर्टी लुक एक्सचेंज की, ग्लासेस क्लिंक किए और जोर से हंसे। बैंकेट स्मूथली चलता रहा जब तक एक नोबल काउंट डेल्टा ने अचानक साइलेंस के लिए आवाज नहीं दी, अनाउंस करते हुए कि किंग को कुछ कहना है। सबका ध्यान रोलैंड पे गया जब वो खड़ा हुआ। उसने पहले काउंट को बैंकेट अरेंज करने के लिए थैंक यू कहा और इतने सारे गेस्ट्स देखकर खुशी जाहिर की। अगर उसे गलती नहीं हुई तो क्रिम्सन वाटर सिटी के आसपास के ऑलमोस्ट सारे नोबल्स यहाँ हैं। काउंट डेल्टा ने सर हिलाया, कंफर्म करते हुए कि 2 नोबल्स के अलावा जो हेल्थ रीजन से एब्सेंट थे, बाकी सब प्रेजेंट थे।
रोलैंड ने एक्नॉलेज में सर हिलाया और मौका लेकर बोला, ये सिंपल है, आज से क्रिम्सन वाटर सिटी और इसके सराउंडिंग टेरिटरीज किंगडम ऑफ ग्रे कासल के होंगे, उसने डिक्लेयर किया, रूम में चारों तरफ देखते हुए। इसके अलावा ये लैंड्स दोबारा ग्रांट नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी जेनेटिकली नोबल टाइटल्स होल्ड नहीं करेगा। रूम में सन्नाटा छा गया। सब उसे डिसबिलीफ में घूर रहे थे, जॉर्ज भी। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। जॉर्ज ने अस्यूम किया था कि काउंट डेल्टा ने रोलैंड के साथ ये डिस्कस कर लिया था, लेकिन काउंट का शॉक्ड एक्सप्रेशन कुछ और ही बता रहा था। डेल्टा ने आर्ग्यू करने की कोशिश की कि ये डिसीजन बहुत जल्दबाजी वाला है, लेकिन रोलैंड ने उसकी बात काट दी। रोलैंड ने रूम को एड्रेस किया, बोलते हुए कि जो लोग इस नए एरा में उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं उनका वेलकम है, जबकि जो उसके रास्ते में आएंगे उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि उसे पता है वो क्या प्लान कर रहे हैं। काउंट इनक्रेजुलस ने पूछा कि रोलैंड को उनके प्लान्स का कैसे पता। उसने सबको बताया कि क्योंकि वो लोगों के दिल देख सकता है। सब ये सुन के शॉक थे। तब एडिथ आगे आई। उसने जमा हुए नोबल्स को बताया कि रोलैंड की एबिलिटी को प्रूव करना आसान है। उसने सजेस्ट किया कि वो उसके वर्ड्स रिपीट करें, वार्निंग देते हुए कि जो फॉलो नहीं करेगा उसे गद्दार समझा जाएगा और उसे मार दिया जाएगा। गायस खड़ा हुआ, इसे बकवास बोलते हुए, एम्फसाइज करता हुआ कि किसी के पास ऐसी एबिलिटी नहीं हो सकती। जॉर्ज ने उसे काम किया, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए। एडिथ ने उसे इग्नोर किया, स्माइल की और शुरू किया पहला सेंटेंस पढ़ते हुए। मैं फुली सपोर्ट करता हूँ किंग रोलैंड की नई पॉलिसीज को और नेवर विंटर सिटी से भेजे गए ऑफिशियल्स के साथ एक्टिवली कोऑपरेट करूंगा। नोबल्स ने उसके वर्ड्स रिपीट किए। कुछ तो इस बकवास पे छुपकर हंस भी रहे थे। रोलैंड ने रूम को स्कैन किया और अनफॉर्चुनेटली इस रूम में एक भी इंसान ने सच नहीं बोला। उसने कहा कि भले ही उसे उनका डिसबिलीफ समझ आता है, अगर वो उनकी जगह होता तो भी उसे यकीन करना मुश्किल होता कि कोई जो इतने टाइम ग्रे कासल के बॉर्डर्स पे रहा ऐसा कर सकता है। लेकिन उसने एडिथ को कंटिन्यू करने दिया। दूसरा सेंटेंस, मुझे हिज मैजेस्टी के इंटेंशंस फुली समझ नहीं आए, लेकिन मैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पोर्टेंट नहीं मानता। जब तक वेल्थ बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं ट्राई करने को तैयार हूँ। इस बार नोबल्स ने वर्ड्स रिपीट किए, लेकिन कोई नहीं हंसा। सब में से सिर्फ 4 लोगों ने सच बोला। रोलैंड ने इन 4 इंडिविजुअल्स की करेज की तारीफ की, जो चेंजेस और रेवोल्यूशन के सामने खड़े रहे और उन्हें हॉल से जाने की परमिशन दी। 4 नोबल्स थोड़ा कंफ्यूज्ड होके रोलैंड को थैंक यू बोलते हुए चले गए। जॉर्ज फिर भी ये सोचता था कि ये कंप्लीट बुलशिट है। वे 4 सिर्फ बैरन्स थे जो पोर और बॉर्डर सिटीज में रहते थे। उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें अपने टाइटल्स की परवाह नहीं थी। ये हंसी की बात थी कि ऐसे लोग रोलैंड का अटेंशन गेन कर सकें, लेकिन फिर उसे कुछ रियलाइज हुआ, शायद ये 4 शुरू से ही रोलैंड के स्कीम में शामिल थे। एडिथ की आवाज फिर से गूंजी। अब तीसरा सेंटेंस, मैं अपना टेरिटोरी और पावर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन ओवरवेलमिंग फोर्स के सामने मैं अपनी जान को उनके लिए रिस्क करना और भी कम चाहता हूँ। हॉल का एटमॉस्फेयर बदलने लगा। सबने सेंटेंस रिपीट किया, काउंट डेल्टा भी शामिल। रोलैंड ने कुछ और लोगों को पॉइंट आउट किया, जिसमें डेल्टा खुद भी था। इस बार सबने सच बोला। जॉर्ज पैनिक में आ गया। क्या सब नए किंग की तरफ झुक गए थे? इतना इम्पॉसिबल लगा कि इतने सारे लोग बिना उसके जाने रोलैंड के कांटेक्ट में आए हों। क्लियरली उन्हें रैंडमली चुना गया था। रोलैंड ने ग्रुप को एड्रेस किया, बोलते हुए कि पावर के सामने सबमिट करना कोई शेमफुल जवाब नहीं है। हिस्ट्री में पावर का बैलेंस हमेशा सोशल रैंक डिसाइड करता है। ये जानना कि कब अडेप्ट करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना करेज होना। उसने उन्हें प्रॉमिस किया कि उन्हें पहले ग्रुप ऑफ नोबल्स जैसा ही फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन उसने उन्हें एडवाइस दिया कि वो सब आज के दिन को याद रखें और उसके यूज किए पावर पे गौर करें। एडिथ ने फिर चौथा सेंटेंस अनाउंस किया, मैं किसी भी साइड को नहीं छोड़ना चाहता और मुझे नहीं पता कैसे चूज करना। अब तक बहुत लोग फ्रीली पसीना निकाल रहे थे और सबने ये सोचना बंद कर दिया था कि ये सब एक बकवास जोक है। गायस और जॉर्ज सबसे ज्यादा नर्वस थे। रोलैंड ने कुछ और लोगों को सिलेक्ट किया जो सच बोल रहे थे, नोट करते हुए कि उनमें से बहुत न्यूट्रल थे, लेकिन दैट्स ओके, टाइम के साथ वो अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। काउंट डेल्टा ने इंटरप्ट किया, रोलैंड की माइंड रीडिंग एबिलिटी पे बिलीफ एक्सप्रेस करते हुए, और उम्मीद की कि ये एक्सरसाइज वहीं खत्म हो। गायस भी नर्वसली हंसा, सबको याद दिलाते हुए कि ये आफ्टर ऑल एक बैंकेट है। रोलैंड ने उन्हें इग्नोर किया और खुद फाइनल सेंटेंस बोला, जो शायद बाकी विरोधी के दिमाग में था, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना टेरिटरी और पावर छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसके लिए मैं रिस्क लेने को भी तैयार हूँ, चाहे इसका मतलब किंग को नॉक डाउन करना हो, जो मेरी फैमिली के वेल्थ और स्टेटस को सिक्योर करने का एक ही तरीका है। यह सुनते ही रूम में सन्नाटा छा गया। रोलैंड ने उनके जवाब के लिए जल्दी नहीं की। उसने बस इतना कहा कि जो लोग इस सेंटेंस को रिपीट नहीं करेंगे उनका उनकी कंपनी में कोई जगह नहीं है। एक सच्चे किंग की तरह उसने उन्हें बताया कि उनका सफर यहीं खत्म होता है। जॉर्ज समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या रोलैंड सच में एक सिंगल सेंटेंस के बेसिस पे बिना एविडेंस या ट्रायल के उन्हें ब्लेम करने जा रहा था?
गायस अपनी यूजुअल स्माइल के साथ खड़ा हुआ, बोलते हुए कि अगर ये जोक था तो ये काफी आगे चला गया है। लास्ट सेंटेंस बहुत सीरियस था और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे जोर से बोलने की। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि हर कोई ऐसा फील नहीं करता और वो खुद कभी विंबलडन फैमिली के साथ बिट्रेयल नहीं करेगा। बाकी लोग भी जल्दी से एग्री कर गए। रोलैंड थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगते हुए अपने वाइन ग्लास की तरफ देखा और उन्हें बताया कि जो भी वो कहना चाहते हैं वो शवल्स और स्टोन्स के साथ कॉन्वर्सेशंस के लिए सेव करें, क्योंकि उन्हें कॉन्स्पिरेसी के क्राइम के लिए नॉर्दर्न स्लोप माइन में 20 साल की हार्ड लेबर के लिए भेजा जाएगा। उसे पता था कि वो प्लान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्लान्स पे एक्शन नहीं लिया था, इसलिए उन्हें बिट्रे के लिए एग्जीक्यूट करने के बजाय माइंस में भेजा जा रहा है। ये बोलकर उसने अपना ग्लास वाइन एक घूंट में पिया और ग्लास को फ्लोर पे पटक दिया, अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कि उन्हें कस्टडी में ले लो। फिलिस और तकीरा विचेस जो गार्ड्स के रूप में ड्रेस थी, उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और नोबल्स को घेरना शुरू किया। जॉर्ज ने टॉन्ट किया, सोचते हुए कि रोलैंड ने उनकी रेजिस्टेंस की तैयारी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। भले ही उनके पास विचेस थीं, उनके पास गॉड्स पनिशमेंट स्टोन्स थे और ये सब नोबल्स और ट्रेन नाइट्स थे। जॉर्ज और गायस ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक्शन करने का डिसीजन लिया। गायस ने टेबल को किक किया और चिल्लाकर कहा कि वो ऐसे बिना वजह के ट्रायल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रोलैंड पे एंग्री लुक के साथ उसने चिल्लाकर कहा कि रोलैंड खुद ये मांग रहा है। बाकी नोबल्स ने टेबल के नीचे छुपाए वेपन्स निकाले, लेकिन रोलैंड बस उन्हें देखकर मुस्कुराया। उनमें से सबसे स्ट्रांग होने के नाते गायस एक गार्ड की तरफ लपका। पहले मेटल के क्लैश की आवाज आई और जल्दी ही गायस को अपने गले पे अचानक कुछ फील हुआ। फिर अगले मोमेंट में चारों तरफ ब्लड स्प्लैटर फैल गया और उसकी तलवार का आधा हिस्सा फ्लोर में गिर गया। उसके बाद उसका सिर जमीन पे रोल हो गया। रोलैंड के बाकी गार्ड्स ने एक साथ अटैक किया और चारों तरफ नोबल्स के मौत का नंगा नाच शुरू हो गया। जॉर्ज ने डर के देखा जब गार्ड्स ब्लाइंडिंग स्पीड से मूव कर रहे थे। उनके एक्शंस ऑलमोस्ट ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल थे। उसने सोचा कि उन्होंने अपने बॉडीज को ऐसे लेवल तक कैसे ट्रेन किया। ये देखकर बाकी नोबल्स घुटनों पे गिर गए, माफी के लिए भीख मांगने लगे। जॉर्ज को रियलाइज हुआ शायद रोलैंड शुरू से ही इस मोमेंट का वेट कर रहा था। ये एक ट्रैप था शुरू से ही। रोलैंड के वर्ड्स और स्माइल्स को याद करते हुए जॉर्ज को आखिर में समझ आया कि रोलैंड उन्हें एक्शन करने के लिए वेट कर रहा था। नोबल्स ने अपने वेपन्स छोड़ दिए और गार्ड्स से रहम की भीख मांगी। जॉर्ज डिफीटेड फील करते हुए अपनी तलवार को साइड में गिरने दिया। उसे पता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। जिस मोमेंट उन्होंने अपने वेपन्स निकाले वो रोलैंड की नजरों में ट्रेटर्स बन गए थे। अचानक उसे अपने गले पे एक चिल फील हुआ। आखिरी चीज जो उसने देखी वो टिल्टेड हॉल थी, नोबल्स के कॉर्प्सेस के साथ। जब उसका खुद का सिर जमीन पे गिरा, एडिथ ने अपने चेहरे से खून पोंछा, खुश होते हुए कि प्लान परफेक्टली काम कर गया। रोलैंड ने उस पर काफी ट्रस्ट दिखाया था और विचेस की हेल्प से सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। इजाबेला ने अपनी एबिलिटी यूज करके नोबल्स के गॉड्स पनिशमेंट स्टोन्स यूजलेस कर दिए और फिर नाइटिंगेल ने अपनी एबिलिटी से पता लगाया कि कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच। जल्दी ही बाहर वेट कर रहे नोबल्स को वापस रूम में लाया गया। वहां का भयानक सीन देखकर वो सब डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन एडिथ को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि रोलैंड ने सिग्नल के लिए ग्लास क्यों फेंका। अपनी एक्साइटमेंट को सप्रेस करते हुए उसने सोचा कि शायद ये वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो सिर्फ एक सच्चा किंग ही अटेन कर सकता है। वैसे भी रोलैंड के प्रति अपनी लॉयल्टी प्लेज करना शायद मेरा और मेरे फैमिली का सबसे बेस्ट डिसीजन था। फिर भी मुझे ये ऑड लगा कि रोलैंड खुश नहीं दिख रहा है। रोलैंड ने फिर काउंट डेल्टा से पूछा कि क्या कोई और बैंकेट हॉल है। काउंट ने बगल के रूम की तरफ इशारा किया। रोलैंड ने सबको वहां मूव करने को कहा और काउंट से कहा कि कोई ऐसा बंदा ढूंढे जो आज रात के ट्रेटर्स के नाम लिस्ट करे। एडिथ को रियलाइज हुआ कि शायद रोलैंड को खून खराबा और किलिंग पसंद नहीं है, जिससे उसे लगा कि उसके अरेंजमेंट्स शायद ज्यादा एक्सट्रीम थे। शायद आधे को मारकर बाकी को बाद में डील करना बेटर होता। खैर, अब देर हो चुकी थी। जब वो अगले बैंकेट हॉल में मूव किए, रोलैंड ने सबको रियश्योर किया, बोलते हुए कि सिर्फ ट्रेटर्स को ही एक्सट्रीम पनिशमेंट मिलेगी। उसने ऑर्डर रिस्टोर करने की जरूरत पे जोर दिया और उनके कोऑपरेशन के लिए कहा, जिससे सारे नोबल्स घुटनों पे झुक गए। रोलैंड का उनके लिए पहला टास्क था सारी लैंड्स को किंगडम के कंट्रोल में यूनाइट करना और सबको, सिटीजन्स, सर्व्स और लाइव स्टॉक को क्रिम्सन वाटर सिटी ले आना। काउंट डेल्टा ने बताया कि क्रिम्सन वाटर सिटी के पास इतने सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए काफी फूड या लैंड नहीं है और उसे फैमिन या रिवोल्ट का डर था। लेकिन रोलैंड ने फिक्र न करने को कहा। रोलैंड ने नेवरविंटर के सेकंड जनरेशन गोल्डन व्हीट के बारे में बताया, एक्सप्लेन करते हुए कि इसकी यील्ड ऑर्डिनरी व्हीट से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा है। ये सुन के सब शॉक थे, लेकिन उसके वर्ड्स पे बिलीव किया। जब नोबल्स चले गए, रोलैंड ने अपने सर को स्क्रब किया, क्रिम्सन वाटर सिटी को फाइनली टेक ओवर करने की रिलीफ फील करते हुए। अगली लिस्ट में थे सिल्वर लाइट सिटी और पुराना रॉयल कैपिटल। खिड़की से बाहर देखते हुए रोलैंड सोचने लगा कि दूसरा फ्रंट कैसा चल रहा है।
अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिलेज नहीं हुए तो एक्स को कल तक गोल्ड सिकल सिटी पहुंच जाना चाहिए। उसने ईडिथ को कमांड सेंटर वापस जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। एक बार ट्रेटर्स की लिस्ट मिल जाए, फर्स्ट आर्मी को जल्दी से उनके टेरिटरीज में एंटर करना था। ईडिथ ने एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया, फिर उसने रोलैंड के ऑर्डर को मान लिया। जब वो जाने के लिए मुड़ी, रोलैंड ने उसे वापस बुलाया। उसने उसकी तारीफ की आज के ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी के लिए जो उसने एग्जीक्यूट की। ईडिथ एक मोमेंट के लिए शॉक रह गई, रियलाइज करते हुए कि उसने रोलैंड के फीलिंग्स को गलत समझा था। हिज मैजेस्टी को मेरे एक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर वो रोलैंड को ग्रीट करके रूम से चली गई। बाहर निकलते ही उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उसके पावर का रास्ता बिल्कुल ट्रैक पे है। वो स्कीम्स और प्लानिंग जो हिज मैजेस्टी खुद पर्सनली इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, अगर ऐसा है तो वो खुद उन्हें हैंडल करेगी और वो बर्डन उठाएगी। जब एक्स गोल्ड सिकल सिटी के नजदीक पहुंचा, वो कंफ्यूज था कि ये उस बस्लिंग ट्रेड सिटी जैसा नहीं दिखता जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये जगह ट्रेड के लिए फेमस थी और ग्रे कासल के सबसे बड़े सिटीज में से एक थी। फिर ये इतना थका हुआ क्यों दिखता है और दीवारें इतनी थिक क्यों हैं? उसका असिस्टेंट इससे केयरलेस था, जबकि किंग के ऑर्डर्स थे पूरे ईस्टर्न रीजन को शांत करना, कोई भी रेजिस्टेंस एनकाउंटर होने पे एलिमिनेट करना उनका एक ही काम था। लेकिन एक्स ने पॉइंट आउट किया कि फाइटिंग खुद में इश्यू नहीं था, असली चैलेंज था इससे होने वाले आउटकम्स को हैंडल करना और रिबेलियस नोबल्स से डील करना, जैसा एडिथ ने पहले बताया था। इसी बीच कासल के अंदर एक नोबल टिमोथी के पेंटिंग के सामने खड़ा था। उसे पता था ये वो मोमेंट था। अपने मिनिस्टर को, जिसका नाम बेल था, बुलाकर उसने उसे अपने वर्ड्स डॉक्यूमेंट करने को कहा। उसने डिक्लेयर किया कि रोलैंड, जिसे वो किंग मर्डरर कहता था, और उसके फॉलोअर्स एक रात रेस्ट के बाद गोल्ड सिकल सिटी पे अटैक लॉन्च कर रहे हैं। ड्यूक विलियम बॉर्ग होने के नाते उसने लेट किंग के नाम पे ओथ किया कि यहाँ एनिमी को रोकेगा। उसका चीफ नाइट ग्रीनेवेन उसके साइड में खड़ा होगा। उसकी ब्रेवरी और लॉयल्टी अनक्वेश्चनेबल थी। गॉड हमें प्रोटेक्ट करे, उसने कहा, और अपने बगल में खड़ी औरत को करीब से पकड़ते हुए बेल की तरफ मुड़कर उसने स्माइल के साथ कहा कि अगर बेल को यह स्टेटमेंट ज्यादा सब्जेक्टिव लगा तो वो लास्ट सेंटेंस ओमिट कर सकता है। बेल ने स्माइल के साथ अपना नोटबुक बंद किया, नोट करते हुए कि कोई भी रिकॉर्ड कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होता। विलियम ने फिर वॉल से एक लॉन्ग सोर्ड उतारी और बेल से कहा कि मेरा मिशन है सब कुछ एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। जब विलियम और ग्रेनेवेन बैटल ज्वाइन करने के लिए चले गए, बेल ने प्रॉमिस किया कि ये पीस ऑफ हिस्ट्री याद रखा जाएगा। बाहर बैटल ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। सिटी वॉल से विलियम ने देखा जब उनके ट्रेब्यूशेस ने फायर किया। इसके बगल में था जायंट रॉक कैनन। ये उनका न्यूएस्ट वेपन था। स्नो पाउडर और टिमोथी के छोड़े हुए रेसिपी का यूज करके डेवलप किया गया। जल्दी ही एक जायंट स्टोन बॉल कैनन से लॉन्च हुआ। विलियम ने ऑलमोस्ट सारा आयरन यूज कर दिया था। उन्हें कुछ ऐसे कैनन्स क्रिएट करने पड़े जो स्नो पाउडर के ब्लास्ट को रेजिस्ट कर सकें। जायंट रॉक शूट हुआ, फिर जमीन पे गिरा और थोड़ी दूर तक रोल किया, बैटलफील्ड में एक छोटा गड्ढा बनाते हुए फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स को ऑलमोस्ट मिस करता हुआ। विलियम ने अपनी टेलीस्कोप उठाई और देखा कि एनिमी पेयर्स में घुटनों के बल बैठा था। एक बंदा कुछ ट्यूब में डाल रहा था जो दूसरा बंदा पकड़े हुए था। अगले ही मोमेंट में उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। ये एक कैनन था, कम से कम उसने इसे वैसा ही कहा। फायरबॉल्स अचानक सिटी वॉल्स के अंदर और बाहर एक्सप्लोड हो गए। वो शॉक्ड हो गया था कि इतना थिन ट्यूब से स्नो पाउडर एक्सप्लोजन्स का प्रेशर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। जल्दी ही सिटी वॉल्स का ज्यादातर हिस्सा आग की लपटों में डूब गया। सोल्जर्स ने ड्यूक की तरफ गाइडेंस के लिए देखा। कुछ ने तो सरेंडर तक सजेस्ट किया, जबकि दूसरों ने रिट्रीट करके बाद में रीग्रुप करने की बात की। विलियम ने अपने बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखा, जिसने उसकी नजर का जवाब दिया, सिंपली बोलते हुए कि वो उसके ऑर्डर को फॉलो करेगी, अपनी मुट्ठी दबाते हुए। विलियम ने सरेंडर का ऑर्डर दिया, लेकिन उसने ये भी चाहा कि रोलैंड को एक मैसेज भेजे कि सिर्फ मिलिट्री पावर से सब कुछ कैप्चर नहीं किया जा सकता। वो ये प्रूव करना चाहता था कि किंग टिमोथी के भी फियरलेस सर्वेंट थे। विलियम ने फिर उन नाइट्स का एक ग्रुप असेंबल किया जो अभी भी उसके साथ थे, अपना हेलमेट पहना और सिटी गेट खोला। भले ही उनकी संख्या कम थी, उन्होंने अपने घोड़ों पे चढ़कर वेपन्स पकड़े। उसने अपने नाइट्स को बोला कि भले ही हमने आज हार मान ली हो, लेकिन हिस्ट्री हमारे नाम को लेजेंड्स के रूप में याद रखेगी। गीत में गाया जाएगा और पोएम्स में लिखा जाएगा जनरेशंस तक। उसने अपने नाइट्स को मोटिवेट करते हुए कहा कि वो अपनी करेज को जमा करें और बिना डरे आखिरी मोमेंट तक लड़ें। ये बोलकर विलियम ने अपनी लॉन्ग सोर्ड उठाई और फर्स्ट आर्मी की तरफ चार्ज किया। फ्रंट लाइन के सोल्जर्स ने अपनी राइफल्स उठाई, लेकिन जब वो रेंज में आए, उसके पीछे वाले नाइट्स कहीं दिख नहीं रहे थे। सिर्फ वो और ग्रिना थे फर्स्ट आर्मी की तरफ चार्ज करते हुए, और जल्दी ही बुलेट्स की एक लहर उन पे बरस पड़ी। सीज एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म हो गया। गोल्ड सिकल सिटी की रीइंफोर्स्ड आउटर वॉल्स को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया और एक्स के कमांड में फर्स्ट आर्मी धीरे धीरे सिटी में दाखिल हुई। जल्दी ही सारे सर्वाइविंग नोबल्स को एक्स के सामने लाया गया। उसके बोलने से पहले
एक नोबल आगे आया और पूछा कि क्या हम हिज मैजेस्टी रोलैंड से मिल सकते हैं। एक्स ने उन्हें बताया कि किंग ईस्टर्न रीजन के मैटर्स हैंडल करने में बहुत बिजी है और यहाँ मेरे पास फुल अथॉरिटी है। नोबल सरप्राइज थे क्योंकि एक्स ग्रे कासल का रहने वाला नहीं दिखता था। क्राउड में डाउट की फुसफुसाहट होने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रोलैंड एक सैंड पीपल के आदमी पे इतनी बड़ी आर्मी लीड करने का भरोसा करेगा। क्या उसे ये चिंता नहीं थी कि सोल्जर्स तितर बितर हो जाएंगे? एक्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो क्या सोच रहे थे। उसे जानना था कि ड्यूक कहाँ है। उसे जल्दी रियलाइज हो गया कि दो लोग जो पहले उन पे अटैक किए थे वो ड्यूक और उसका कंपेनियन थे। एक्स ने फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि उन्हें लॉकअप करके जेल में डाल दो। जब उन्हें घसीट के ले जा रहे थे, नोबल्स ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, चिल्लाते हुए कि एक्स को ऐसा करने का कोई हक नहीं है और हमने किंग रोलैंड से मिलने की डिमांड की। एक्स ने चिल्लाते हुए नोबल्स पे कोई ध्यान नहीं दिया। रात होने पे बाहर कई बिल्डिंग्स में आग लग गई। उसका राइट हैंड मैन पैनिक में एक्स के टेंट में घुसा, चिल्लाते हुए कि कैसल के जेल में आग लग गई है। एक्स इससे सरप्राइज ना होके लिखना नहीं रोका और सिंपली पूछा कि और कुछ है क्या। उसका राइट हैंड मैन एक मोमेंट के लिए हेजिटेट किया, फिर धीरे से पूछा कि क्या आप इसके पीछे थे। एक्स ने हल्का सिर हिलाया और कहा कि मैंने ही ये ऑर्डर दिया था, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ एक ग्रुप ऑफ रैट्स को ब्लेम किया जाएगा जो नोबल्स से नफरत करते थे और सीक्रेट पैसेज से चुपके से आग लगाई। उसका राइट हैंड मैन एक सेकंड के लिए स्पीचलेस रह गया। उसे समझ नहीं आया, क्या नोबल्स ने ऑलरेडी सरेंडर नहीं कर दिया था? एक्स ने अपना पेन नीचे रखा और ऊपर देखा। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके पास टाइम नहीं था ये पहचानने के लिए कि नोबल्स जेन्युइनली सरेंडर कर रहे थे या नहीं, और हिज मैजेस्टी रोलैंड के पास उन्हें ट्रायल पे रखने का टाइम नहीं था। इसलिए रोलैंड ने आर्मी के निकलने से पहले उसे ईस्टर्न मैटर्स पे फुल अथॉरिटी दी थी। वो और बोलना चाहता था, लेकिन एक्स ने उसकी बात काट दी। उसे एक डॉक्यूमेंट दिया जो कासल के स्टडी में मिला था। ये एक रेजिडेंट के पॉपुलेशन का सर्वे था। डेटा के मुताबिक 5 साल पहले गोल्ड सिकल सिटी और इसके सराउंडिंग एरियाज की पॉपुलेशन लगभग 2,20,000 थी, जो ईस्ट का सबसे प्रॉस्परस रीजन था। लेकिन इस साल ये नंबर गिरकर लगभग 60,000 हो गया। ड्यूक वॉर की तैयारी कर रहा था। सारे रिसोर्सेज का यूज करके वॉल्स रीइंफोर्स किए, वेपन्स क्राफ्ट किए, रोड्स को ब्रेक किया और फार्मलैंड्स को फ्लड कर दिया। सब कुछ किया ताकि फर्स्ट आर्मी आगे न बढ़ सके। एक टाइम पे ट्रेड के लिए थ्राइविंग सिटी गायब हो गई थी और फार्मलैंड के रिडक्शन से पॉपुलेशन में काफी बड़ा ड्रॉप आया। बहुत से लोग भूख से मर गए और ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। नोबल्स की हेल्प के बिना ड्यूक ये सब कैसे पूरा कर सकता था? एक बेसमेंट में बेल ने जो केओस एक्सपेक्ट किया था वो कभी गोल्ड सिकल सिटी में नहीं आया। सिचुएशन उसके सोच से बिल्कुल अलग तरह से हुई। रोलैंड की आर्मी ने सिटी में दाखिल होकर लूट और किलिंग नहीं की। उन्होंने तुरंत पीस वापस लाना शुरू किया। कासल के स्टोर रूम से फूड भूखे रेजिडेंट्स में बांटा गया और ऑर्डर जल्दी ही वापस आ गया। बेल को रियलाइज हुआ कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपना रिकॉर्ड बुक निकाला और लास्ट फ्यू पेजेस जिसमें रीसेंट इवेंट्स और ड्यूक के फाइनल वर्ड्स थे उन्हें फाड़ दिया और बिना हेजिटेट किए उसने उन्हें जला दिया। ड्यूक के लास्ट कमांड को याद करते हुए कि रिजल्ट चाहे जो भी हो सब कुछ ऑनेस्टली रिकॉर्ड करना है, उसने अपना पेन उठाया अपने रिकॉर्डर की ड्यूटी को पूरा करने के लिए। बेल को पता था कि ट्रू इम्पार्शियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, खासकर हिस्ट्री रिकॉर्ड करते वक्त जहां थोड़ी सी पार्शियलिटी एक्सपेक्टेड होती है। एक गहरी सांस लेकर उसने लिखना शुरू किया। द ग्रेट किंग रोलैंड विंबलडन का एनवॉय आज उसके लॉयल सिटी गोल्ड सिकल में पहुंचा। इसी बीच रोलैंड के पास नाइटिंगेल मिस्ट से बाहर आई एक ग्रे फैल्कन को पकड़े हुए। बेचारा बर्ड सीक्रेट लेटर्स के बोझ से दबा हुआ था। इतना बेचारा दिख रहा था कि किसी की भी आंखों में आंसू आ जाए। रोलैंड को उस छोटे से क्रीचर पे थोड़ी सी दया आई। इतने सारे लेटर्स, क्या इन्हें भी सीक्रेट कहा जा सकता है? रोलैंड ने सोचा और लेटर्स पढ़ने लगा। लेटर्स में रिपोर्ट था कि ईस्टर्न फ्रंट ने गोल्ड सिकल सिटी को आसानी से कैप्चर कर लिया था और मॉर्टर्स ने बैटल में अच्छी बहादुरी दिखाई थी। अचानक रोलैंड रुक गया, जिससे नाइटिंगेल जो एक ड्राइड फिश चबा रही थी उसने पूछा कि क्या गलत है। उसने फिर बताया कि एक्स ने अपने लेटर में मेंशन किया था कि उसने डंजन में आग लगाई थी। इस अनएक्सपेक्टेड एक्शन ने रोलैंड को सरप्राइज किया। भले ही ये उसका डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था, लेकिन आग काफी इफेक्टिव साबित हुई। इसने नोबल फैमिलीज को डरा दिया, जिससे वो रीजन से भाग गए। मैप को देखते हुए रोलैंड को रियलाइज हुआ कि इस स्पेस पे सीवन काउंटी और दूसरे टेरिटोरीज 1 महीने में फुली कंट्रोल्ड हो जाएंगे। ये जानकर कि उसे अपनी भी स्पीड बढ़ानी है, उसने अपना फोकस नेक्स्ट टारगेट सिल्वरलाइट सिटी पे लगाया। जैसे पहले हुआ था, मैसिव आर्मी रिवर के रास्ते सिल्वरलाइट सिटी के टेरिटरी में फ्लोट कर गई। काउंट विलियम ने रोलैंड को एक बैंकेट में इनवाइट किया, जहां उसने पब्लिकली अनाउंस किया कि मैं अपने राइट सरेंडर करने को तैयार हूं और रोलैंड की नई पॉलिसीज को फुली सपोर्ट करूंगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। उनमें बहुत से मर्चेंट्स भी थे। विलियम ने फिर मेंशन किया कि माइन में जिस मशीन के बारे में सब क्यूरियस थे वो एक्चुअली रोलैंड का इन्वेंशन था। नोबल्स और मर्चेंट्स को किसी और चीज की परवाह नहीं थी।
उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट था ये जानने में कि ये मैग्निफिसेंट मशीन्स कैसे काम करती हैं। वो सब जल्दी से रोलैंड के चारों तरफ घेरा बनाकर सवाल पूछने लगे। मशीन का ऑपरेशन कैसे होता है? क्या आप और रेल सिस्टम्स बेचने को तैयार हैं? और क्या आप और स्टीम इंजन्स खरीद सकते हैं? रोलैंड को ये सिचुएशन मजेदार लगी। अगर पूरा ग्रे कासल सिल्वरलाइट सिटी जैसा होता तो ग्रे कासल पहले ही एक बेटर जगह होती। सबकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के बाद रोलैंड और विलियम बालकनी पे गए। नाइटिंगेल मिस्ट में रोलैंड के बगल में खड़ी थी, सुनते हुए जब उसने विलियम से पूछा कि क्या उसे गाइलिन फैमिली के बारे में कुछ पता है। विलियम ने एक मोमेंट के लिए सोचा। गाइलिन नाम को याद करते हुए उसने मेंशन किया कि लास्ट गाइलिन ने लगभग 2 साल पहले अपना सरनेम चेंज कर लिया था और अब उनका टेरिटरी सोमी फैमिली के पास है। नाइटिंगेल ने अचानक रोलैंड का हाथ पकड़ लिया। रोलैंड ने सरनेम चेंज के बारे में और पूछा, लेकिन विलियम भी श्योर नहीं था, सजेस्ट करते हुए कि शायद लास्ट गाइलिन को किसी और फैमिली में ज्वाइन करना ज्यादा इजी लगा हो। उसने हॉल की तरफ इशारा किया, ऑफर करते हुए कि अगर रोलैंड को ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सोमी फैमिली से किसी को बुला सकता है। रोलैंड ने हाथ हिलाकर इसे डिसमिस किया, बोलते हुए कि मैं बस क्यूरियोसिटी में पूछ रहा था।